सो हेलो ऑल माय डियर आईपीमेट एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों जस्ट हाल ही में अभी जिपमैट का एग्जाम हुआ है और जिपमैट 2025 में कौन सेक्शन क्या था, कैसा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, आपने अननेसेसरी किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दिया होगा, कम टाइम दे दिया होगा, जो भी आपका एक ओवरऑल लुकआउट है उसके हिसाब से हम आज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो कि कहाँ गैप रह गया, क्यों आपको अननेसेसरी ये पेपर लेंदी लगा, क्यों आपको ये टफ लगा, या वाकई में टफ था, वाकई में लेंदी था, सारी चीज़ें अब क्लियर हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे गाइस जिपमैट पेपर का क्वांट सेक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइज ये देखो एक क्वेश्चन था जो कि ट्रिग्नोमेट्री से था। आपको बोल दिया गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो वो वैल्यू आपको पूछी थी साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। अब गाइज देखो सिंपल सी बात है, ये आपको एक्सप्रेशन पूछा और ये आपको दे दिया। अब मैं इसको अगर ऐसा लिख लूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो ज़्यादा हम उसको डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो अब ये पूरा ब्रैकेट जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 3 कॉस को भी मल्टीप्लाई करेगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अगर मैं साइन साइन एक साइड में कर दूँ कॉस कॉस एक साइड में, तो माइनस 3 कॉस इधर आके ऐड हो जाएगा एंड ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो गाइस फाइनली आपको कितना मिला, आपको मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा इधर मैं एज इट इज रख रहा हूँ, कॉस थीटा इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ मैं 4 को एज इट इज रख रहा हूँ, 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 4 अपॉन 2 यानी कि 2, और ये होता है टैन थीटा। सो गाइस टैन थीटा अगर आपको 2 मिला, अगेन 2 के अपॉन कुछ नहीं तो मैं 1 तो ले ही सकता हूँ ना यार, 2 के अपॉन कुछ नहीं तो मैं 1 ले ही सकता हूँ। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में अगर आपको टैन निकालना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल का टैन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो गाइज अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ, यहाँ पे मैं वो थीटा दे दूँ, तो इसका टैन थीटा क्या हुआ अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड कितनी बनी 2 एंड एडजेसेंट साइड बनी 1। और अगर ये 2 है अगर ये 1 है तो ये हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगी गाइज, आपको पता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि हो गया 4 प्लस 1 5। अगर एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 5 है तो एच कितना मिल गया √5। खत्म गाइस। अब आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल बन चुका है। अब आपको साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा, हालांकि आप इसको इस तरह से पहले तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये a रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 है। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो ना कि a का स्क्वायर रेस टू 2 माइनस बी का स्क्वायर रेस टू 2। इन शॉर्ट ये क्या बन गया गाइस, ये बन गया समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दोस्तों, है ना। ये समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ सिंपली आप वैल्यू रख दो। तो यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि इसको हम एक्सपांड कर लेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर है, तो समथिंग दोनों जो है उनमें प्लस पहले ब्रैकेट में और उनमें माइनस दूसरे ब्रैकेट में। तो रेस टू 4 को मैंने स्क्वायर स्क्वायर में लिखा गाइस, और फिर फाइनली ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लो ये ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 है, तो पहले तो समझो मैंने उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिया माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिया, और फिर बाद में इसको इस तरह से एक्सपांड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब ये तो 1 हो गया, काम आसान हो गया ना। चाहे तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यही से रख के उसमें रख सकता था, फिर बट आपको हर रेस टू 5 लेना पड़ता था, रेस टू 5। सो उतना ना करते हुए हमने काम आसान कर दिया, ये तो 1 हो गया तो इसको तो छोड़ ही दो। तो बचा क्या गाइस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2 अपॉन √5। कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1 अपॉन √5। खत्म, ये वैल्यूज आपको अब यहाँ रख देनी है, खेल खत्म। मैंने कहा ना अगर मैं इतना एक्सपांड नहीं भी करता गाइस, अगर आपको ये एक्सपांशन टफ लग रहा है मत करो, सीधा साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन √5, उसका रेस टू 4 ले लेना एंड 1 अपॉन √5 उसका रेस टू 4 ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा गाइस। तो इस तरह से भी आप खेल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है गाइस, अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही दिया है, तो बस साइन स्क्वायर यानी 2 √5 का स्क्वायर लेंगे हम माइनस 1 √5 का स्क्वायर लेंगे हम। तो ये 2 का स्क्वायर 4 √5 का 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 √5 का 5 होता है गाइस। फाइनली आपको आंसर मिला 3/5, 3/5। और जैसे मैंने कहा अगर मैं ये एक्सपांशन नहीं भी करता गाइस, है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो मेरे पास आ ही चुका था, तो सीधा 2 √5, लेकिन रेस टू 4 लेना है मुझे, माइनस 1 √5 रेस टू 4 लेना है मुझे। तो देख लो 2 रेस टू 4 हो गया 16, और √5 रेस टू 4 है, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और 5 का स्क्वायर 25।
अगेन ये 1/4 तो 1 ही होगा और ये 25, तो ये कितना हो गया इस 15/25, और डायरेक्ट आप इसको 5 से डिवाइड करो तो आपको 3/5 वैसे भी मिल गया। तो डायरेक्ट अगर एक्सपांशन ज़्यादा आपको लेंदी लग रहा है मत करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। पहले तो इस रिलेशन से आपने tan थीटा निकाल लिया, tan मतलब होता है अपोजिट और एडजेसेंट, तो अपोजिट मिली 2, एडजेसेंट मिली 1, उससे हाइपोटेनस निकाल लिया। अब हमारे पास तीनों साइड है तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, बस ये वैल्यूज यहाँ रख दी, आंसर आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला सवाल, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। हमें बस इतने ही डिजिट दिए गए हैं, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट में आता है 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, बस, और वो भी इवन बनाना है, तो ये चीज याद रहे। और लास्ट में बोल दिया रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, यानी विदाउट रिपीटेशन वाली केस है यार ये। तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो सिंपल हमें पहले तो अगर आपको इवन नंबर बनाना है, हम देख चुके हैं ये, अगर इवन बनाना है तो क्रिटिकल प्लेस क्या बन जाएगी, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे आपको 2 या 4, इन्हीं 2 पॉसिबिलिटी में से एक लेना है। तो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव 2 चॉइसेस, एक तो नंबर को 2 पे खत्म करो या तो नंबर को 4 पे। सो मेरे पास 2 चॉइसेस है, लेकिन इनमें से कोई तो एक ही चॉइस में एक टाइम पे यूज करूंगा, यानी अब मेरे पास कितनी चॉइस बची, 4। 5 में से कोई एक वहां गई ना, 5 में से, हालांकि हमने इन 2 में से कोई तो एक लेना है, तो मान लो 4 ले लिया आपने, तो बची कितनी, 2 ही बचा, और 1 3 5। अब भाई इवन पे आपको अगर नंबर को इवन बनाना तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे आपको क्रिटिकली सोचना है कि 2 या 4 है, बाकी कहीं भी कुछ भी आए क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन याद रहे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इन दोनों में से कोई तो एक यहाँ यूज हो गई, तो बची इन दोनों में से एक, यहाँ बचा एक, और ये 3 जो थे अब तक अनयूज 1 3 5 वो 3, तो ये 3 और इनमें से कोई तो एक बचेगा हमेशा, तो ये पॉसिबिलिटी 4। फिर देखो एक यहाँ खर्च हुआ, एक यहाँ खर्च हुआ, बचे 3, तो देखो ये आपका आंसर आया 24। सारी चीजें देख चुके हम क्लास में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दे दिया है, एंड पीरियड दे दिया है 1.5 साल, 1.5, 1.5 बोला है तो हम उसको 1.5 ईयर्स बोल सकते हैं। और सबसे बेहतरीन हिंट क्या दे दी है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹183। कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस इन कंपाउंड एंड सिंपल ये आपको दे रखा है 183। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस तो आपको बोला गया है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। ओ हो, ये भी आपको दे दिया है कि ये सेमी एन्युअली, मतलब इसको हम हाफ ईयरली बोलेंगे, बराबर, हाफ ईयरली बोलेंगे। हालांकि ये हाफ ईयरली और इससे जो भी फर्क पड़ता है कंपाउंड को ही पड़ता है, सिंपल को तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए उसने बोला भी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, यानी हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट में सेमी एन्युअली अप्लाई हुआ है। देन सम ऑफ मनी इज, यानी आपको प्रिंसिपल पूछा है गाइज। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है पीरियड है 1.5 साल और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, यह टोटल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बन जाएगा 15%। तो यह टोटल रिटर्न मुझे पूरे पीरियड में 15% का मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो सबसे पहले तो 10% पर एनम है, तो आप उससे हाफ ईयर का निकाल लो 5% पर हाफ ईयर, और 1.5 साल में हाफ ईयर कितने आते हैं 3, यानी पहले साल का भी 5%, दूसरे पहले 6 महीने का 5, दूसरे 6 महीने का 5, और तीसरे 6 महीने का 5, हो गया 1.5 साल। तो यार यहाँ इफेक्टिव परसेंट रेट निकाल लो, कैसे निकालते पता है ना आपको, यहाँ पे इन दोनों से a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है राइट, इफेक्टिव परसेंट रेट निकालने का। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये आ गया 10.25% राइट। इसको सॉल्व करके 10.25, अब इसको भूल जाओ, इससे हमने इक्विवेलेंट परसेंट रेट ये निकाल लिया है। अब इसको ए लो, और जो तीसरा परसेंट आपने छोड़ा था ना उसको बी ले लो, और फिर से इन दोनों में वही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये कितना आ गया 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 कितना हो गया 25 27 12 बराबर, फिर ये 1 एंड 5 51.25 अपॉन 100, जो कि डिवाइड हो गया कितना आ जाएगा, ये हो गया 15.25 प्लस 0.5125। तो इसको आप अगर ऐड कर लो गाइस तो 5 2 6 7 15.7625। मतलब आप देखो मुझे यहाँ पे टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में 15% का, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिल रहा है 15.7625% का रिटर्न। तो आप बता दो ना डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ। रुपीस के फॉर्म में मेरे पास पता है डिफरेंस है 183, लेकिन परसेंट के फॉर्म में ये डिफरेंस कितना हुआ 0.7625। खेल खत्म गाइस। तो मेरे हिसाब से 0.7625 ये इतना परसेंट का जो डिफरेंस है वो आपको 183 रुपीस देता है। तो प्रिंसिपल परसेंटेज में हमेशा कितना होता है ये हम देख चुके हैं, हमेशा हम परसेंटेज में अगर
प्रिंसिपल लेना है तो 100% लेते, तो 100% इज हाउ मच, परसेंट परसेंट कटा गाइज, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 24,000। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्स का, यानी 100%, मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल जो 100% के बराबर है वो रुपीज़ में कितना 24,000। तो कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का तो पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड में हाफ ईयर का पहले निकाल लिया पर एनम से, और वो 3.5 साल यानी 3 6 महीने आएंगे ना, तो 555, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट परसेंट रेट बना 10.25, फिर ये और ये बना के मिला 15.7625। आप देख लो ये इतना रिटर्न डिफरेंस आया 0.7625 का, जो 183 है, तो 100% इज हाउ मच। कम ऑन गाइस। द रेशियोज ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द अलॉयज ए एंड बी आर इन द रेशियो। तो देखो ए और बी दो अलॉयज है, और वो अलॉयज यानी क्या, मिक्सचर है, किसके, कॉपर एंड जिंक। अच्छा, इसमें कॉपर और जिंक का रेशो दिया है आपको 3:4, और यहाँ पे कॉपर और जिंक का रेशो दे दिया गया है 5:9। इफ ए एंड बी आर टेकन इन द रेशो, अब ए और बी हम किस रेशो में ले रहे हैं वो क्वेश्चन ने हमें दे दिया है 2:3। और ऐसी केस में गाइस आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, बट मैंने कहा है ना ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जो रेशो के टोटल का मल्टीपल हो। तो यार देखो यहाँ रेशो का टोटल 7, यहाँ 14, तो 7 और 14 का मल्टीपल है 14। बस इस रेशो को 14 से मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो ले लो। रेशो का कॉमन मल्टीपल कौन है, 14, तो 14 से अगर मैं हालांकि मैं 20-30 भी ले सकता हूँ, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके, सेम कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। मैं 200-300 भी ले सकता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, बट अगर अपना आंसर एकदम इजीली चाहते हो बिना कैलकुलेशन के हेडेक के, तो ऐसी वैल्यू लो जो 7 और 14 यानी रेशो के टोटल का कॉमन मल्टीपल है। तो 7 और 14 का 14 इज द कॉमन मल्टीपल, तो 14 10 से या 100 से मल्टीप्लाई ना करते हुए दोनों को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ 28, ये हुआ 42। चाहे तो देख लो गाइज, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो फिर से 2:3 मिलेगा, यानी क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखो कॉपर कितना है, 3/7 इंटू 28, तो ये आ जाएगा 12, और 12 अगर कॉपर है तो जिंक हो गया 16 बराबर, क्योंकि टोटल 28 देना है। यहाँ कॉपर देख लो 5/14 इंटू 42, तो गाइज ये अगर 15 है, अगर कॉपर 15 है तो 42 में से 15 गया, जिंक आया 27। और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन दोनों को जो मैंने 2:3 में मिक्स किया, ये क्यों किया, टू फॉर्म द मिक्सचर सी। ये इन दोनों को 2:3 यानी 28 और 42 में मिक्स करके मैंने सी मिक्सचर बनाया है। तो इस सी में कॉपर और जिंक का रेशो पूछा है, मतलब यहाँ से कुछ तो कॉपर आएगा, यहाँ से कुछ तो कॉपर आएगा, अगेन दोनों से जिंक आएगा। तो देखो दोनों से कॉपर कितना आया 15 और 12 यानी 27, दोनों से जिंक कितना आया 16 एंड 27 यानी 43, और ये बन गया इनका रेशो, कॉपर और जिंक का रेशो 27:43। कम ऑन गाइज। अब देखो x³ + y³ इज 468, x + y इज 12। आपको अब क्वेश्चन अननेसेसरी ट्रेडिशनल मेथड से मत करो, स्टूडेंट पता नहीं क्या आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन को अपने सूझबूझ से करो यार, कोई ऐसे 2 नंबर दिमाग में लाओ जिनका टोटल 12 है, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर ही लाने की कोशिश करो, जनरली उसी में सॉल्व हो जाएगा जिपमैट जैसे लेवल की एग्जाम में, जिनका टोटल 12 है और उन्हीं के क्यूब का टोटल 468 है। तो गाइस कई हिट एंड ट्रायल करने के बाद आप देखोगे 8 क्यूब 512, नहीं यार 8 और 4 अगर मैं ले लूँ तो 8 का ही क्यूब 512 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब, ये तो भाई 468 मैच नहीं कर रहा है। अलग अलग हिट एंड ट्रायल करो, 2-3 बार में आपका अगर नंबर में प्रैक्टिस में अच्छो तो हिट हो जाएगा। पता है गाइस वो क्या है, वो 7 और 5 है। वो 2 नंबर, x को 7 ले लो, y को 5 ले लो, या वाइस वर्सा, फर्क नहीं पड़ेगा, आप उल्टा भी कर सकते हो, x को 5 ले लो, y को 7 ले लो, डजंट मैटर, आंसर फिर भी सेम आएगा। देख लो गाइस क्या 7 और 5 12 आया, यस। अब ये भी कंडीशन चेक कर लो, क्या 7 का क्यूब और 5 का क्यूब 468 आ रहा है, 7 का क्यूब होता है 343, ये होता है 125, यस गाइस यस, ये एग्जैक्ट 468 आ रहा है। और बस अगर ये दोनों गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है 7 और 4 से, तो यह वैल्यू रख दो 7⁻4 एंड 7 और 5 से, ठीक है, एंड 5⁻4। दोनों गिवन कंडीशन 7 और 5 से सेटिस्फाई हो गई, तो x की वैल्यू 7, उसका ⁻4 एंड 5⁻4, y की वैल्यू 5। तो यार ये हुआ 2401, ये हुआ 625, तो आपको मिला कितना 5 और 1 6, देन 2 10 और 3 3026, 3026 इज द आंसर, ऑप्शन डी चमका गाइस, 3026। कम ऑन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, नीचे कुछ तो फ्रैक्शन दिए गए, देखो ये फ्रैक्शंस आपको दिए गए है ना, एक फ्रैक्शन है 2/3,
एक फ्रैक्शन है 3/4, एक फ्रैक्शन है 4/5 और एक फ्रैक्शन है, चलो इधर मैं थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, एक फ्रैक्शन है 2/3। अब गाइस 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 0.666, है ना। एक फ्रैक्शन है 3/4, इसकी वैल्यू होती है 0.75, एक फ्रैक्शन है 4/5, उसकी वैल्यू होती है 0.8 और एक फ्रैक्शन है 5/6, उसकी वैल्यू होती है 0.833। चलो ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये चारों है ओरिजिनल फ्रैक्शन, जिसको मैंने बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डेसिमल में भी लिख लिया। अब आपको बोला है आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मैं इन फ्रैक्शन के बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर रहा हूं आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो गाइज अगर मैं 2 और 3 में 5 ऐड कर दूं तो नए फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे 7/8, यहां नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 8/9, यहां नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/10, यहां नया फ्रैक्शन बन जाएगा 10/11। सो गाइज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बना 0.875, राइट 0.875। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0. कितना 888 बराबर, ये बन जाएगा 0. कितना 9 एग्जैक्ट बराबर, और ये बन जाएगा 0.9090। ठीक है। सो अब मुझे बताओ, ये थे मेरे ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये थे मेरे नए फ्रैक्शन, और नंबर में अच्छे हो तो आप फटाफट डिवाइड कर लेते हो। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आफ्टर एडिंग 5 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन अरेंज देम, 5 ऐड करने के बाद अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या, छोटे से बड़ा 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 बड़ा, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप हड़बड़ी में तुरंत गड़बड़ी मत करना कि अच्छा इन्हीं 5 ऐड करने के बाद जो नए फ्रैक्शन आए इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सर असेंडिंग ऑर्डर में तो देखो, जब सबसे छोटा यही है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये। भाई रुक जाओ, असेंडिंग ऑर्डर में नए फ्रैक्शन को नहीं बोला है अरेंज करने, ठीक से पढ़ो। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर वैल्यूज। आपको पहले तो उनके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ है आप मुझे बताओ। ओरिजिनल वैल्यू ये थी, 5 ऐड होने के बाद नई वैल्यू ये बनी, ओरिजिनल ये थी नई ये बनी, ओरिजिनल ये थी नई ये बनी। ये चेंज कितना हुआ बताओ ना, ओरिजिनल और नए में चेंज कितना हुआ, उसी से हम क्या निकालेंगे डिफरेंस। गाइज यहां पे हम निकालेंगे चेंज, चारों फ्रैक्शन में क्या क्या चेंज हुआ है, यानी कि दोनों इन रिस्पेक्टिव ओल्ड न्यू का डिफरेंस। तो पहले में कितना हुआ है गाइस, जो पहला है इसको ए बोला गया है, राइट, इसको ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, राइट, ए बी सी डी। तो ये रहे हमारे ओल्ड एबीसीडी, ये रहे न्यू एबीसीडी। बताओ ए में कितना चेंज हुआ है, तो ये डिफरेंस ले लो यार, ये डिफरेंस कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका लगभग 0.2 के करीब, लगभग 0.2 के करीब, है ना। ये कितना आ गया है, ये 0.13 के करीब, ये कितना आ गया है 0.1 के करीब, और ये कितना आ गया, ये आ गया गाइस 0.0 समथिंग के करीब, बराबर। अगर आप ठीक से देखो तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.07 के करीब लगभग। तो यार अब देखो ना, आपको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं निकालना है, आपको बस वहां तक समझना है कि ये जो चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में, ये कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम हो रहा है, फिनिश। और ये आपको समझ गया तो आपको इन्हीं चेंज का जो मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है उसी को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा। तो बताओ जो मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है उसमें सबसे कम चेंज किस में हुआ है, सबसे कम असेंडिंग में, सबसे छोटा पहले आएगा फिर बड़ा बड़ा, तो सबसे कम चेंज हुआ है डी में, तो सबसे कम चेंज डी में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में। खत्म गाइस, दिस शुड बी योर आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। सबसे कम चेंज डी में हुआ है 0.07 का, फिर सी में 0.1, फिर बी में 0.13 के लगभग है, एग्जैक्ट टू बी मतलब प्रिसाइज नहीं जा रहे हम, बट एक मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट, और यहाँ 0.2 का लगभग, ठीक है 0.2 के लगभग। तो आप देखो सबसे मैग्नीट्यूड जो चेंज हुई है दोनों में, ओल्ड और न्यू में, उसमें सबसे कम से लेकर ज्यादा तक, तो सबसे कम डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, सबसे ज्यादा चेंज ए में, उससे कम बी में, उससे कम सी में, उससे कम डी में। और ये ऑप्शन आपको कहा दिया है गाइस डी सी बी ए, सबसे ज्यादा ए में, सबसे कम डी में, इस तरह से इसी सीक्वेंस में ए बी सी डी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में डी सी बी ए। बिल्कुल मैच हो गया ऑप्शन सी से, सो सी इज द राइट आंसर गाइस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कम ऑन। और नंबर पे अगर होल्ड अच्छा है तो ये बहुत ही इजीली होना चाहिए था आपसे। कम ऑन, 40 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48 डेज, यानी टोटल वर्क डन कितना होगा इस मेन इन 2 डेज, तो 40 मेन 48 डेज, ये बना आपका टोटल वर्क डन। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हो गया 1920।
ये हुआ टोटल वर्क डन। नाउ 64 मेन स्टार्टेड एंड डिड द सेम वर्क। सेम वर्क यानी यही काम 64 मेन ने स्टार्ट किया। देखो यही काम 64 मेन ने स्टार्ट किया एंड डिड द सेम वर्क फॉर एक्स डेज, यानी इंटू एक्स, 64 इंटू एक्स, वही मेन इंटू डेज। तो मेन कितने 64 और कितने दिन काम किया एक्स डेज। आफ्टर एक्स डेज 32 मेन इंक्रीज, यानी जो 64 है वो तो है, उसमें और 32 के 32 का इजाफा हुआ, यानी 32 मेन और बढ़े, यानी 64 प्लस 32 कितना हुआ 96 मेन हो गए हैं। एंड उसके बाद सो द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड, और ये 96 लोगों ने बचा हुआ काम कंप्लीट किया 16 एंड 2/3। अगर मैं इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो 48 प्लस 2 50/3 डेज। तो रिमेनिंग काम 96 लोगों ने कितने दिन में किया है 50/3 डेज में, तब जाके पूरा काम हुआ है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और पूरा काम कितना है 1920। देखो गाइस पूरा काम है 1920। अगर ये 40 लोग मिलकर 48 डेज लगातार काम करें ना, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने पहले 64 लोगों को एक दिन तक काम करने बोल दिया, फिर उनको लगा यार और जल्दी खत्म करते हैं ना, तो और 32 ऐड हो गए। सो 64 प्लस 32 96 लोग, और बचा हुआ काम इन 96 लोगों ने इतने दिनों में कर दिया 50/3। इसी होल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो गाइज अब मुझे बता दो, और काम तो इतना ही है, बस इसको इक्वेट करो, सॉल्व कर लो। ये हो गया 64x, ये 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 1600 इधर आके माइनस हुआ 320 64x। और फाइनली गाइज जब 64 इसको डिवाइड कर लेगा आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। कम ऑन गाइज आगे बढ़ेंगे। P's इनकम इज रुपीज 140 मोर देन Q, तो P की इनकम क्या है Q से 140 रुपया ज्यादा। एंड R's इनकम इज 80 रुपीज मोर देन एस, एस से 80 रुपया ज्यादा आर की इनकम है। बहुत बढ़िया। इफ द रेशो ऑफ पी एंड आर इनकम इज 2:3, गाइस पी और आर के इनकम का रेशो 2:3 है, तो पी की इनकम को मैं 2x और आर की इनकम को 3x मान लूं, इसको एक कॉमन मल्टीपल चिपका दिया। एंड रेशो ऑफ क्यूज एंड आर्स इनकम, क्यू एंड सॉरी एस, आर और पी का रेशो यहां दिया है, Q और S का रेशो अलग दिया है, तो रेशो ऑफ Q एंड S इनकम इज 1:2। अगर इस रेशो को आपने X चिपका है तो इसको डेफिनेटली कुछ और चिपकाओ, मैं Y लेगा, Y कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नाउ द इनकम ऑफ PQRS बता दो। PQRS की इनकम पूछी यार मेरे दोस्त, मुझे बताओ। आपको P और R का रेशो मिला, उससे आपने ये अजम्पशन कर लिया उनकी इनकम को, Q और S के इनकम का रेशो मिला, उससे आपने ये अजम्पशन कर लिया, और ये दो इक्वेशन दे दिया है, खत्म। P की इनकम कितनी है 2x इज इक्वल टू व्हाट Q की इनकम यानी Y से 140 ज्यादा है ना। अब 140 अगर मैं इधर ले लूंगा इस, तो ये 140 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये मिला Y इन टर्म्स ऑफ x। अरे लीनियर इक्वेशन है ना। अगेन R की इनकम कितनी दी है 3x और S की इनकम है 2y प्लस 80। अब Y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x आपने निकाली वो यहाँ रख दो, तो जो मिला आपको 2x माइनस 140 प्लस 80। बस सॉल्व कर लो यार, ये हुआ 3x, ये हुआ 4x माइनस 280 प्लस 80। मेरे दोस्त ये हुआ माइनस 280 प्लस 80 माइनस 200 इधर आके प्लस हो गया, और 3x इधर जाके माइनस हुआ, x मिला 200 और x 200 मिल गया है। वो वैल्यू अगर आप यहाँ रख दो y मिल जाएगा। बट अगर आप x भी वैल्यू रख लो ना यहाँ पे, तो p की इनकम कितनी मिली 400, 2 इंटू 200, एंड ये मिल गई आपको 3 इंटू 200 600। तो 400 p की इनकम और r की इनकम 600, ये आपको ऑप्शन सी में ही दिख रहा है। मतलब बिना y निकाले भी आप ऑप्शन का यूज करते हो अपना टाइम बचा सकते हो। नहीं तो आप ये 200 यहाँ रखोगे, 400 में से 140 गया 260, फिर 260 वापिस यहाँ रखोगे, तो देख लो बिल्कुल मैच हो रहा है 260 इंटू 2 520 है ना। बिल्कुल ऑप्शन सी से सब मैच हो रहा है। बट बिना वाई निकाले भी आप देखो, पी की इनकम 400 एक ही जगह खत्म। पी की इनकम अगर x 200 है तो पी की इनकम 400 जो कि एक ही जगह है। सी इज द आंसर, दैट्स इट। चलो, फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये रही हमारी रेक्टेंगुलर शीट, इसके चार कॉर्नर से देखो, चार कॉर्नर से मैंने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, तो गाइज ओरिजिनल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर दे दी है और ब्रेड्थ आपको 20 सेंटीमीटर दे दी है। तो फ्रॉम द फोर कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जिसका ओरिजिनल लेंथ 25 और 20 है। अब ये आप बोलोगे सर ये आपने क्या किया, तो क्वेश्चन मुझे पता था इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। चार कॉर्नर से, क्लियर कहा, सिर्फ चार कॉर्नर से मैंने 2-2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिया।
अरे ले लो आप अपने हाथ में पेज और ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के कट करो। तो बराबर मुझे बताओ गाइस, ये 2 सेंटीमीटर कट हो गया, ये 2 सेंटीमीटर कट हो गया, तो अब नई ब्रेड्थ कितनी बची? 20 में से 2 और 2 4 गए, कितने बचे? 16। ठीक है, 20 में से 2 और 2 4 गया, बचा 16। अगेन गाइज ये 2 कट हो चुका है, ये 2 कट हो चुका है, तो ये जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ कितना है? 25। अब वो कितना बचा? है ना, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया, तो आप ही बता दो यार ओरिजिनल लेंथ कितना बचा? 2 और 2 अगर 25 में से गया 21, तो ये रही आपकी न्यू लेंथ। ओरिजिनल लेंथ 25 थी, इधर से 2 उधर से 2 कट हो गया है ना, तो बच न्यू लेंथ आई 21। ओरिजिनल ब्रेड 20 थी, इधर से 2 गया, तो 4 चला गया, 20 में से 16। एंड गाइज आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम 4 कॉर्नर एंड अ बॉक्स इज मेड। आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो, ऐसे 4 कॉर्नर को कट कर दिया, फिर हम एक बॉक्स बना सकते हैं ना, इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, और जब हम फोल्ड करेंगे गाइज, इतने पार्ट को जब हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने के बाद जो हाइट आएगी, वो हाइट क्या होगी? 2 सेंटीमीटर की हाइट आएगी ना। जितना पार्ट कट किया उतनी ही हाइट बनेगी, तो खत्म गाइस। और ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, न्यू लेंथ कितनी आई है? 21, क्योंकि अब उसकी लेंथ 25 नहीं रही है, हमने 4 कॉर्नर कट करके फोल्ड कर दिया है, तो नई लेंथ इधर से 2 गया, 25 में से 4 गया 21। नई ब्रेड अगेन 2 गया, 16 गया, 20 में से 4 गया 16। एंड फिर सर क्यूबॉइड में हाइट भी चाहिए, तो अरे हाइट वही तो है, वही तो फोल्ड है जो 2 सेंटीमीटर का। आप इमेजिन करो, इसको आप जब ऐसे करोगे वही तो हाइट बन जाएगी, जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको जब आप वर्टिकल करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर का बराबर हाइट बनेगा। और आपको पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और वो बॉक्स क्या है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम ये होती है 21 इंटू 16 इंटू 2। बस सॉल्व कर लो, 16 इंटू 2 तो 12, 672 इज द आंसर गाइस, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन अगर बोला है तो आपको एक चीज बहुत अच्छी से पता है कि इस पूरे नंबर को कहां से कहां तक है, 13 से लेकर 14 तक, इस पूरे सीरीज को असेंडिंग फॉर्म में लिखो। और असेंडिंग फॉर्म में लिखने के बाद उसका जो मीडियन आएगा, मीडियन मतलब क्या? एग्जैक्ट मिडल टर्म, उसको एक्स बोल देंगे हम। ठीक है, तो चलो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है? 8, फिर 9। देखो 8 एक बार है, 9 एक बार है, उसके बाद सीधा 13। 13 कितने बार है? 1 और 2, 2 बार है 13। देन 14 है, 1 2 3 और 4, तो 14 को 4 बार लिख लो गाइस। देन 15 है, 1 1 1 2 एंड 3, 15 3 बार है। ठीक है, एंड देन गाइस 16 है, 16 है 1 और 2, 2 बार, और 17 है 2 बार। खत्म। और कोई है? नहीं है, बस इतना ही है। तो अब मुझे बताओ, इसका अगर मुझे मीडियन निकालना है, नंबर कितने? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, और मीडियन क्या आएगी गाइस? इधर के साथ और इधर के साथ छोड़ दो, बिल्कुल 8वां नंबर यहां से काउंट करो, यहां से काउंट करो, 8th नंबर। 15 है ना, तो मिडल नंबर आपका मीडियन होता है, तो 7 7 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आया आपका 8th नंबर। ठीक है, सो ये हुआ आपका मीडियन, जिसको क्वेश्चन ने कितना बोला है? x, जिसको क्वेश्चन ने x बोला है वो आपका 14 आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे गाइज आगे, नाउ इफ 8 इज रिप्लेस बाय 18, गाइज क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 8 को अगर मैं 18 से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे बताओ यार, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय अब ये 8 हट जाएगा और 18 कहाँ आएगा? सबसे आखिरी में। ओ भाई साहब, 18 सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे बताओ, ये रहे आपके 15 नंबर, और 15 नंबर में अब 8वें नंबर पे कौन आएगा? ये 7 छोड़ो, यहाँ के 7 छोड़ो, ये बना आपका न्यू मीडियन। ये बना, ये था ओल्ड मीडियन, ये बना न्यू मीडियन। सो न्यू मीडियन, जिसको क्वेश्चन ने क्या बोला है? y, है ना। 8 इज रिप्लेस बाय 18, देन द मीडियन इज y, जो कि बना 15, है ना। तो क्वेश्चन ने बोला है फाइंड सम ऑफ x एंड y। अरे खत्म यार, इनका समेशन पूछा है, ओल्ड मीडियन एंड न्यू मीडियन का समेशन आ गया 29। चक दे फट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम आर करेक्ट? इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज डबल, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज ऑल्सो डबल। देखो यार, कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, कितना होता है? 2πr(h). और आप मुझे बताओ, वो बोल रहा है अगर मैं हाइट को डबल कर दूं, अगर हाइट डबल हो जाएगा, यानी h का 2h हो जाए, 2πr, और इसका मैं डबल कर दूं h, तो यार यही क्या बन जाएगा? मान लो ये 2πr को अलग, h को अलग रखो, और 2 को अलग कर दो, 2πrh, है ना। 2πrh अलग, बस ये 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं सिलेंडर के हाइट को डबल करूं तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया भी डबल हो जाता है। तो यस गाइस,
कर्व सरफेस एरिया ओरिजिनल ये था, जैसे मैंने हाइट को डबल किया तो न्यू कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ, ओरिजिनल 2 पाई आर एच का डबल, ओरिजिनल 2 पाई आर एच का डबल, यानी पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चलो अगला स्टेटमेंट, इफ रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल सॉलिड इज डबल्ड इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम 4 फोल्ड, 4 फोल्ड मतलब क्या, 4 गुना। तो यार हेमीस्फीयर का भी आपको पता ही है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना आता है, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे स्पीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एक एक्स्ट्रा सर्कल जो बनता है उसका भी तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्या, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। और क्वेश्चन देखो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, अगर वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करता तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फीयर का वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल में ये वाला सर्कल भी ऐड हो जाता है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, देख लो नया 3 पाई, अब रेडियस आर की जगह 2r हो गया, तो मुझे बताओ गाइस ये 3 पाई ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर, तो अगर मैं 4 को साइड में ले लूँ तो 4 टाइम्स ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर, तो ओरिजिनल क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल सरफेस एरिया जैसे मैंने रेडियस को डबल किया वो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, और क्वेश्चन वही तो बोल रहा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। तो ए और बी तो ट्रू निकल गए। अब बढ़ेंगे आगे, इफ अ हेमीस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस, यानी हेमीस्फीयर का बेस का जो अभी आपने देखा हेमीस्फीयर का बेस सर्कुलर ही होता है ना, हेमीस्फीयर का बेस सर्कुलर ही होता है, तो इसका जो बेस है और कोन का जो बेस है वो सेम है, इनका मतलब क्या गाइज, ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, खत्म, है ना। एंड ऑल्सो इक्वल हाइट, अगेन मुझे बताओ हेमीस्फीयर की हाइट भी तो रेडियस ही होती है ना, सेंटर टू सरकमफेरेंस, तो वो बोल रहा है इसकी भी हाइट वही है, तो गाइज अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस है, क्योंकि हेमीस्फीयर में ये भी रेडियस है सेंटर टू सरकमफेरेंस, ये भी रेडियस है सेंटर टू सरकमफेरेंस। अब वो बोल रहा है कि सेम बेस, कौन हैव सेम बेस, मतलब ये तो रेडियस सेम है आर, और वो बोल रहा है हाइट भी सेम है, तो अगर इसकी हाइट आर है तो ये भी आर हुई, बराबर। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, इस बार कर्व सरफेस बोल दिया, तो देयर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 2:1 आना चाहिए, क्या ये सत्य है। मुझे बताओ यार, अभी आपने देखा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड, टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्कल को हम हटा दे तो बन जाता है कर्व सरफेस, तो एक सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर हटा दो 3 में से, बचा 2 पाई आर स्क्वायर, एंड इसका होता है पाई आर एल, कोन का कर्व सरफेस होता कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और गाइज ये एल मतलब ये नहीं है, एल कंफ्यूज मत हो जाना, एल मतलब ये नहीं, ये तो एच है, एल होती है ये होता है एल, और ये एल आप कैसे निकालते हो गाइज, यूजिंग पाइथागोरस, एल बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2 आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √2r, 2r स्क्वायर, तो 2 को तो रूट में रखो और r स्क्वायर बाहर आके r बन गया। सो मुझे बताओ अगर मैं l की वैल्यू रख भी दूं इन टर्म्स ऑफ r, पाई से पाई कटा यानी 2r स्क्वायर, r एज इट इज, और l की वैल्यू अगर मैं √2r लिख भी दूं तो 2r और r स्क्वायर कटा, फिर भी आपको 2/√2 मिल रहा है। 2/√2 क्या 2/1 होता है, न कभी नहीं। 2/√2 को अगर हम सिंप्लीफाई भी करें तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ अपॉन √2 कटा √2/1 होता है। 2/√2 या √2/1 अगर होता तो मैं बिल्कुल बोलता सही है, ट्रू है, लेकिन गाइज एक्चुअल आंसर आता है 2/√2 या फिर √2/1, उसने मैं बोला है 2/1, ये पूरी तरह गलत है। तो इस तीनों स्टेटमेंट में ट्रू स्टेटमेंट केवल ए एंड बी है, सही स्टेटमेंट सिर्फ क्या है गाइज, ए एंड बी। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ेंगे आगे, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम जा रहे हैं, चलो कम ऑन। ए स्पीक्स, अरे यार ये तो क्लास में हमने लिया था, ए सच बोलता है 75% चांस, मतलब उसके झूठ बोलने के चांसेस हो गए 0.25, बी सच बोलता है 80% चांस, उसके झूठ बोलने के चांसेस हो गए 0.2, यानी 0.20 लिखो 0.2 लिखो एक ही बात है। सो इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रेडिक्ट, सेम क्वेश्चन हमने लिया था सेम वैल्यूज के साथ। कॉन्ट्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, एक सच बोलेगा, अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ, बराबर, और यानी प्लस, अगर बी सच बोलेगा तो उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए ए झूठ, है ना, ए सच तो बी झूठ, बी सच तो ए झूठ, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन। तो कोई सेम इवेंट बताते समय दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे, तो ये हो गया 150, ये हो गया 0.200, यानी कि 0.35,
और इसी को अगर मैं परसेंटेज में करूँ तो 35%, किसी भी डेसिमल को परसेंट में करना है, इंटू 100 कर दो, 35% सी है, तो सी इज द राइट आंसर गाइस। आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20, 28 और 35 लीव्स रिमाइंडर 5, लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। तो पहले तो x ढूंढना होगा, और x ऐसा नंबर है जो इन पांचों से डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देता है। तो यार आपको पता है ना, ये क्वेश्चन सिंपल एलसीएम से सॉल्व होगा। पहले तो इन पांचों का एलसीएम निकालो, बट हमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं चाहिए ना, हमें 5 रिमाइंडर चाहिए। तो जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें ये रिमाइंडर ऐड करो, ठीक है। तो इन पांचों का एलसीएम के लिए पहले मैं देखो फैक्टराइज कर लेता हूँ। 8 हो गया 2 क्यूब, 12 का फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3, 20 का फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 5, 28 का 2 स्क्वायर इंटू 7 और 35 का 5 इंटू 7। और एलसीएम कैसे निकालते हो गाइज, जो भी फैक्टर आंखों से दिख रहा है लिख लो। 2, 3, 5 दिखा लिखो, 2 लिखो बट विथ हाईएस्ट पावर, 3 लिखो हाईएस्ट पावर, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 हाईएस्ट पावर, 7 भी दिख रहा है विथ हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो गाइज ये कितना हो गया, 8, 2 क्यूब हुआ 8 इंटू 5 40, एंड ये हुआ 21, इन दोनों का प्रोडक्ट 21, इन दोनों का 40, तो ये हो गया 840। बट 840 तो एलसीएम है, आपको 5 रिमाइंडर भी चाहिए, तो 5 ऐड कर दो, तो 845 इज द नंबर गाइज जिसको क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक्स। ये है वो सबसे छोटा नंबर जिसको अगर मैं इन पांचों से डिवाइड करूं तो मुझे 5 रिमाइंडर मिलेगा। और क्वेश्चन ने लेकिन आपको नंबर नहीं पूछा है, उसके डिजिट का सम पूछा है, तो 8 + 4 + 5 17 इज द आंसर गाइज, ऑप्शन ए। चलो आ जाओ। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपके अब कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने जरूरी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट। यार देखो सिंपल, अगर मैं जहां जहां 4.53 है ना उसको ए बोल दूं, 3.07 को बी बोल दूं, और तीसरा नंबर एक ही है 2.15 उसको सी, देखो घूम फिर कर हर जगह बस ये तीन ही नंबर है। तो ये क्या बन गया देखो गाइस, a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन b माइनस सी और c माइनस ए, प्लस ये बन गया b माइनस सी का स्क्वायर अपॉन a माइनस सी माइनस ए, c माइनस ए और a माइनस बी, ठीक है। एंड गाइज ये बन गया c माइनस ए का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी और b माइनस सी। अब आप मुझे बताओ गाइज, हर जगह अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस सी, c माइनस ए है, a माइनस बी की कमी है, या c माइनस ए, a माइनस बी है, b माइनस सी की कमी है, यानी ऊपर जो बन रहा है ना उसी की कमी नीचे है। तो अगर मैं a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का क्यूब, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। सेम यहाँ अगर मैं b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा b माइनस सी का क्यूब, और नीचे आ जाएगा वही a माइनस बी माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई किया इसलिए b माइनस सी भी आ जाएगा, एंड c माइनस ए भी आ जाएगा। यानी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, एंड वापिस c माइनस ए से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्क्वायर का जैसे यहाँ दोनों जगह क्यूब बनेगा तो यहाँ भी क्यूब बन जाएगा, और वही आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो आप देख लो गाइज, इन शॉर्ट वो इस तरह से डिनोमिनेटर सेम हो रहा है और ऊपर स्क्वायर का क्यूब बन गया। और याद रखना, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब ये a और b और c का टोटल 0 होता है ना, या देखो आप अब देखो, आप मनी मन a माइनस बी को x मान लो, अब मनी मन b माइनस सी को y मान लो, अब मनी मन c माइनस ए को z मान लो। तो गाइज जब भी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये उसी फॉर्म में हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जब इनका टोटल 0 होता है, देख लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, मैंने a माइनस बी को x, इसको y और इसको z मान लिया, और नीचे क्या हो गया x y z। और अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो ना गाइस, तो जो x y z है इनका टोटल 0 हो रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप ठीक से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप ठीक से देखो, देखो ना ऐड किया मैंने दोनों इक्वेशन को, तो RHS का ये हो गया, और LHS में क्या होगा, a और माइनस ए कटा, b और माइनस बी कटा, c और माइनस सी कटा, 0। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है ना, तो पता है गाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या बन जाता है, हमेशा याद रखना। यही तो मैंने कहा, ये क्वेश्चन बड़ा हलवा था, बट अगर ये आइडेंटिटी आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो ये छोड़ना सही था। जिन्होंने इस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज थोड़ा सा अलजेब्रा होल्ड नहीं होने की वजह से थोड़ा ये हेवी है, मैं बोलूंगा डेफिनेटली जिपमैट के लिए हेवी है, इंदौर के लिए ना,
बट जिपमैट लेवल के लिए ये हेवी था, ज़रूर था, तो अगर छोड़ा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिसने किया होगा सारे कॉन्सेप्ट आते इसलिए तो भी बढ़िया, बहुत इजीली डुएबल था। लेकिन जिसको नहीं आता लेकिन अननेसेसरी इसमें उलझ गया होगा या ट्रेडिशनल कैलकुलेशन कर रहा होगा ये सारी चीज़ों का, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जिसने छोड़ा उसने भी सही डिसीजन लिया लैक ऑफ कंसेप्ट की वजह से, जिसने पकड़ा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे उसने भी सही डिसीजन लिया। बट कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के बाद भी जिसने पकड़ के रखा वो स्टूडेंट बाहर आकर बोल रहे एग्जाम टफ था, एग्जाम लेंदी था। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना होता है, कौन बोल रहा है पूरे करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है और बची कुची कसर आपके बाकी सेक्शन से निकालनी थी। तो यस गाइज, तो याद रखना जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो जब होता है, देखो मैंने इसको एक्स इसको वाई इसको जेड मान लिया और आप देख रहे हो कि इनका टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा है, तो हमेशा याद रखना जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो देख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या बन गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, और नीचे भी वही है a माइनस बी यानी एक्स, ये वाई ये जेड, तो एक्स वाई जेड कटा, आंसर इज व्हाट 3, 3 इज द आंसर गाइस। यहाँ पे ये इसने थोड़ा गलत कर दिया, ये 1 2 3 4 यानी वही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो गाइस ये हमारे टाइपिस से मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ इग्नोर कर सकते हो इस बातों को। ये ऑप्शन दिए गए थे वही, ए यानी फर्स्ट आंसर, बी यानी सेकंड, थर्ड सी यानी थर्ड और डी यानी फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था फोर्थ ऑप्शन यानी कि आंसर 3। समझे गाइस? तो कुछ नहीं, घूम फिर कर तीन ही वैल्यू, एक को ए एक को बी एक को सी ले लिया, हमें ये फॉर्म मिला। डिनोमिनेटर सेम किया, ऊपर नीचे ए माइनस बी, ऊपर नीचे बी माइनस सी, ऊपर नीचे सी माइनस ए से मल्टीप्लाई करके, और फाइनली गाइज मुझे वो पैटर्न मिल गया जिसमें अब हमारा आंसर एक चुटकी में आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये अगर मैं एक्स ये वाई और ये जेड मान लूँ तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और नीचे एक्स वाई जेड। बट अगर आप ठीक से देखो तो जिसको हमने एक्स वाई जेड माना है अगर उनका टोटल जीरो आता है तो आप हमेशा मान कर चलना, ऑलवेज इट इज ट्रू, टेस्टेड एंड प्रूवन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। खत्म, चीजें कटी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ हो देखो जब भी ए होल फ्रैक्शन बी बाई सी होता है ना, आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा तो करते हो ए इंटू सी प्लस बी अपॉन सी, बट पता है गाइज इसको इसको अगर लिखना है हमें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई सी। अगर इसको हमें तोड़ के लिखना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लो ना, अगर आप इसको क्रॉस एडिशन करो तो वही बनता है ए इंटू सी प्लस बी इंटू 1b अपॉन सी। तो मतलब गाइस ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से बना, वो यहीं से बना, क्योंकि ए होल फ्रैक्शन बी बाई सी को हम ए प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं। तो खत्म यार, मुझे बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा, 999 प्लस 1/7, ये क्या हो गया 999 प्लस 2/7, है ना। ये देखो 999 प्लस 1/7, ये प्लस साइन एज इट इज, 999 2/7, ये प्लस साइन एज इट इज 999 प्लस 3/7, ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक लिखूंगा गाइज 999 प्लस 6/7। तो आप ही देख लो कि 999 प्लस 999 प्लस 999 ये कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। तो गाइज 999 को 6 बार ऐड क्या करूं या 999 इंटू 6 लिख दूं, एक ही बात है। 999 प्लस 999 ऐसा 6 बार करूं या 999 इंटू 6 एक ही बात है। प्लस अब ये फ्रैक्शन देख लो 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे करते करते 6/7 हो गया ना गाइज। ये देख लो ये कितना आ गया, ये तो आपका सिंपल हो गया ना। ये आपका क्या बन जाएगा, ये 54, ये 9, 59, 5994 बराबर। और ये तो मतलब 999 को अगर मैं 6 टाइम्स ऐड करूं तो मुझे ये मिलेगा। और गाइज 1 2 3 ऐसा डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये प्लस 5 प्लस 6 है ना, ये 4 भी आने वाला है, 5 भी आने वाला है, 6 भी, ये बन जाता है 21 जो कि बना 3। सो फाइनल आंसर कितना है गाइज 5997, 5997 ऑप्शन ए। बड़ा आसान था ये भी, बिल्कुल टफ नहीं था। कम ऑन गाइज, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगेन डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा 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 छोटा, बेस्ड ऑन देयर पेरीमीटर, यानी इन तीनों में जो भी ज्योमेट्री है उसके डेटा से उसकी पेरीमीटर निकालना है और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। चलो, अ स्क्वायर विथ एरिया 36, गाइज स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, अगर ए स्क्वायर 36 दिया है तो ए बन गया 6, और अगर ए 6 है तो उसका पेरीमीटर कितना होता है गाइज, ए यानी 4a, तो पेरीमीटर बन गया 4 इंटू 6 24। तो पहले में तो आपको पेरीमीटर आ गया 24, चलो बहुत बढ़िया। ए में पेरीमीटर आ गया 24,
अब बी देखो, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 9, खत्म। अगर साइड ही आपको 9 दे दी है दोस्तों, साइड ही आपको 9 दे दी है, तो इसकी पेरीमीटर कितनी आएगी 3 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो तीनों साइड इक्वल है ना 27, तो बी में बन गया 27। चलो, अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10, गाइस अब रेक्टेंगल में पेरीमीटर होती है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, बराबर। तो लेंथ तो 10 दे दी है, लेकिन आपको एरिया दे दिया, कोई बात नहीं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर 40 है और लेंथ मेरे पास 10 है गाइस, तो बी कितना आ जाएगा 4। 10 उधर जाके डिवाइड हो गया 4, तो पेरीमीटर कितनी हुई 2 इंटू 10 20 एंड 2 इंटू 4 8, यानी 28। तो सी में आ गया आपका 28। और लास्ट डी, डी में आपको बोल दिया सर्कल विथ रेडियस 4 और पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर यानी क्या होता है सर्कल के केस में सरकमफरेंस, तो ये बन गया 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4, तो 88 176 अपॉन 7 गाइज, ये 7 2 आर 14 3 6, तो 7 5 आर यानी 25 पॉइंट समथिंग। और बस अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा सी है, फिर उसके बाद कौन है बी है ना, 28 27 फिर 25 डी एंड फिर ए, सबसे छोटा ए है 24। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सी बी डी ए, सी बी डी ए, ऑप्शन डी सी बी डी ए, ये है गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर में परफेक्ट पेरीमीटर। कम ऑन नेक्स्ट, ये मस्त क्वेश्चन है बड़ा इजी, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है। देखो आपको ये सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में दी है, एक चीज याद रखना, ये सब क्या दिया है आपको मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मैं पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, और रूट में आपको मालूम है ना, अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो आप रूट ए इंटू बी लिख सकते हो, भले ही वो अलग अलग रूट में है, और बट अगर मल्टीप्लीकेशन में तो आप सेम ही रूट में उसको लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं इसके साथ अगर यही करूं, तो गाइज आप सोचो ये सेम ही रूट में, अब तो ये क्या है a प्लस बी, इस सबको b मानो, और ये क्या है a माइनस बी, समझा। ये एक ही रूट में, देखो ये मैं अभी जो आपको बता रहा था, ये पूरा मान लो ये पूरा रूट a है ना, इंटू ये पूरा रूट b है, तो इसको मैं एक ही रूट में a इंटू बी लिख सकता हूं, बराबर। इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये देखो एक ही रूट में ये बन गया दिस टर्म इनटू दिस टर्म, बट ये जो दोनों टर्म है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इसको मैंने मान लो एक ही रूट में लिया है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, या आप इसको a और b बोल दो, तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई बोल दो। समझ रहे हो, देखो ये समझना, बस विजुअलाइज करना था, पैटर्न को समझना था। ये पूरे रूट में अगर ये a है इंटू ये पूरे रूट में b है, तो पहले तो मैं इसको पूरा बड़े रूट में a इंटू बी लिख सकता हूं, तो a मतलब ये पूरा ब्रैकेट और b मतलब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में। बट अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये देखो x प्लस वाई, और ये x देखो 2 बराबर x लिया मैंने, माइनस ये देखो ना डिक्टो रूट सेम है, √2 प्लस √2 प्लस √3, ये हो गया y। तो गाइज ये क्या बन गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखो एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यार y का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये रूट हट जाएगा ना, ये जो ये रूट है y का ये हट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटा, तो बचेगा क्या 2 प्लस रूट में 2 प्लस √3, गाइज ये बचा है ना। बाकी ये प्रोडक्ट एज इट इज, ये प्रोडक्ट एज इट इज। चलो, तो इन दोनों का मैंने सेटलमेंट कर दिया। अब सबसे पहले तो देखो ये माइनस जब 2 करेंगे आप, ये 2 स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटा, तो ये एज इट इज टर्म बची, तो 4 में से 2 गया 2, बराबर। तो ये देख लो कितना हुआ 2 प्लस √3, इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूँ, ये एज इट इज है। हाँ इसमें देखो क्या हुआ गाइज, 4 माइनस 2 2 रूट में, हाँ, और ये माइनस प्लस माइनस, फिर से अब इन दोनों जो आपने इन दोनों के साथ खेला वही अब आप इन दोनों के साथ खेलो, यहां पर भी वही हो गया। ये पूरा रूट a है मान लो, ये पूरा रूट b है, तो आप इसको एक कंबाइन रूट में लिख सकते हो, है ना। और जब कंबाइन रूट में लिखोगे तो ये ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई और ये क्या है x माइनस वाई, तो ये फिर से क्या हुआ एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस ये जो y है उसका स्क्वायर, तो फिर से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर रूट कटेगा, तो आपको क्या मिलेगा गाइस 2 प्लस √3। एक्स का स्क्वायर आपने ले लिया है, माइनस वाई का स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट काट दिया, बचा 2 प्लस √3, देखो बराबर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है।
बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आपने, और ये मल्टीप्लीकेशन में, तो कंबाइन रूट में आपने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा, बचा 2। फिर से गाइस, और ये अब बचा है बस आखिरी रूट, समझ रहे हो ना आप कैसे सिंप्लीफाई होते आ रहा है ये। तो फिर से ये क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3 इंटू 4 में से 2 गया 2 माइनस प्लस माइनस रूट 3। फिर से गाइज अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये वही बन गया है 2 पूरे ब्रैकेट में ए इंटू पूरे, सॉरी पूरे रूट में ए इंटू पूरे रूट में बी, मतलब रूट ए बी। तो देखो आपके सामने मैं रूट ए बी लिख ले रहा हूँ अभी, 2 प्लस रूट 3 एक रूट में एंड 2 माइनस रूट 3 दूसरे रूट में। तो ये क्या बन गया गाइस, फिर से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। तो रूट 1 और रूट 1 होता है 1, सो 1 इज द आंसर गाइस। खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस एग्जाम्पल, इस मुहावरे का सबसे सही एग्जाम्पल है ये। हाँ, तो जिसको ये वाकई में पहाड़ लगा होगा और क्लिक नहीं होगा कि कैसे करना है, तो उन्होंने छोड़ दिया होगा, बेटर किया है। जिसको तुरंत क्लिक हो गया होगा यार तो पैटर्न बन रहा है, सारे वही नंबर है, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस है। और मल्टीप्लीकेशन में तो उसने जानबूझकर अलग अलग रूट में दिया है, बाकी मल्टीप्लीकेशन आप सेम रूट में ले सकते हो। तो ये बन गया, अगर एक ब्रैकेट जिसमें एक्स प्लस वाई है इनटू दूसरा ब्रैकेट जिसमें एक्स माइनस वाई है एक ही रूट में, तो आपको उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 2 यानी एक्स है, ये पूरा ब्रैकेट यानी पूरा रूट यानी वाई है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटा, बचाइए। फिर से अब इसको सिंप्लीफाई करके जो मिला उसमें और उसके पहले वाले रूट में वो मल्टीप्लीकेशन फिर से वही बन गया, है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक ही रूट में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके और पिछले रूट में देखा वही बन गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सॉल्व किया 1 आंसर आ गया। कम ऑन गाइस, देख लो, आपको बोला है एक्स प्लस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c। पता है यार ये कब होता है, ये कब होता है, ये तब होता है जब ए बी सी ए पी में हो। हमेशा याद रखना, जब ए बी सी ए पी में हो, आपने सीखा है ना कि ए पी में हमेशा जब भी, ये देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए यार कि ए बी सी ए पी में है, फिनिश। ये देख के क्लियर हो जाना चाहिए, उसने बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c दिया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी ए पी में है। अच्छा हाँ, वेट वेट, ए सी बी, हाँ ये जो c होता है ना, ये बीच में आता है, ये जब भी a और b ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, तो a और b को एक्सट्रीम लिखो। जिनमें एडिशन हो रहा है वो एक्सट्रीम होती है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट एक एक्सट्रीम राइट, और जिसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वो मीन होता है, मीन यानी बीच में होता है। तो गाइज ये देख लो, चाहे तो प्रूव करेंगे। मुझे बताओ, आपको मालूम है ये दोनों का डिफरेंस यानी c माइनस ए, ये हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, तभी तो वो AP है ना। तो इनमें कॉन्जिगेटिव डिफरेंस सेम होता है, खत्म। अब मुझे बताओ, ये माइनस c इधर आके प्लस हो गया और उधर ये जाके प्लस हो गया, समझ गया, माइनस c इधर आके प्लस हो गया 2c, और माइनस a उधर जाके प्लस हुआ, वही तो दिया है ना आपको, a प्लस बी, ये उधर जाके प्लस हो गया तो a प्लस बी इज 2c। ये क्यों हुआ पॉसिबल, क्योंकि ये ACB AP में थे, ACB AP में थे। याद रखना, ये इक्वेशन जिसको समझ गया उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो अच्छा सर, अगर नहीं भी समझा तो यार आप अपने मन से कोई भी ऐसी 3 वैल्यूज ले लो ना यार जिनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे गाइज, जैसे अगर मैं ले लूँ 2 8 एंड 5, अगर मैं ए ले लूँ 2 बी ले लूँ 8, और अब मुझे बताओ इनका एडिशन आना है 10, इनका एडिशन अगर 10 आना है तो वो 2 इंटू सी से भी मुझे 10 लाना है, तो सी डेफिनेटली क्या लेना होगा 5। देख लो गाइस, देख लो, 2 एंड 8 10, 5 इंटू 2 10, फिनिश। तो आपके लिए ए ये हो गया, आपके लिए बी ये हो गया, आपके लिए सी ये हो गया। मन से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये एपी क्लिक नहीं भी हुआ तो भी लॉजिकली अगर आप जाते थे, ऐसी 3 वैल्यूज लेते थे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो एपी में ही बनती थी, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो 3 वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो एपी ही फॉर्म करेगी, भले आपको वो क्लिक हो चाहे ना हो। और आपको वो 3 वैल्यू एक बार मिल गई, बस वो 3 वैल्यूज इन रिस्पेक्टिव जगह रख देना था, आंसर आपका डिक्टो सेम आएगा। भले मैं कुछ और 3 वैल्यूज लूँ, आप कुछ और 3 वैल्यूज लो, बस मेक श्योर करो कि वो वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मेरे 2 और 8 ने कर दिया 5 के साथ, 2 प्लस 8 10, 5 इंटू 2 है ना, 2 इंटू सी ना, तो 5 इंटू 2 10, तो मेरा ए ये बना, बी ये बना, सी ये बना। ये था आपका लॉजिक। और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार ये रिलेशन तो सिर्फ एपी में बनता है, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि अच्छा ये जो ए और बी होते हैं ये एक्सट्रीम लिमिट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज यानी एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, और जिसके साथ 2 मल्टीप्लीकेशन है हमेशा बीच में मीन होता है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस ये हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, और डिफरेंस हमेशा आप नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लोगे, तो बराबर ये मैच हुआ।
तो ये प्रूव हुआ, अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बना, AP। और AP में मैंने जो वैल्यूज ले ली, देखो A आया 2, C आया 5 और B आया 8। देखो ये AP फॉर्म कर रहा है 3 3। तो आप ये वैल्यूज यहाँ रखो, आंसर सेम आएगा। आप चाहे तो 1 2 3 रखो यार, AP सेटिस्फाई करते हुए आपको जो लेना है वो लो। आप 1 2 3 लो, आप 2 4 6 लो, आंसर सेम आएगा। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो अगर मैं 2 5 8 भी लूँ तो A के जगह मुझे क्या लेना है, हमारी सीरीज ACB है, मैंने कहा ना A और B एक्सट्रीम होता है, C बीच में होता है। तो A के जगह मुझे लेना है 2, C के जगह 5, B के जगह 8, मैं ये वाली ले रहा हूँ, और B के जगह 8 और C के जगह 5। देखो गाइज ये कितना है, 2/-3 प्लस 8/3। मुझे बताओ ये -2/3 लिख सकता हूँ मैं, 8/3 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। 8 - 2 6/3, कितना आया 2। 2 इज द आंसर गाइस, खत्म। अच्छा आप सोच रहे हो सर ये तो आपने ये लिया इसलिए, अगर हम 1 2 3 लेते तो शायद आंसर अलग आता। चेक कर लो यार, A के जगह 1, A माइनस C तो C है 2, यानी 1 - 2। अगेन गाइज B के जगह 3 एंड 3 - 2। मुझे बताओ ये कितना आया, 1/-1, ये कितना आया 3/1। फिर से डिनो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/-1 प्लस 3। देखो आंसर 2 ही आएगा, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। सो C इज द राइट आंसर गाइज। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल B। तो A की जो कॉस्ट प्राइस है वो B से 200 ज्यादा है, ये क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है। बहुत बढ़िया। व्हेन आर्टिकल A वाज सोल्ड एज 10% लॉस। गाइज अगर मैं इसको एलिगेशन से करूं तो लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लॉस माइनस प्रॉफिट मतलब लॉस होता है। कोई भी प्रॉफिट अगर मैं निगेटिव में दिखा रहा हूँ इट सिंपली मीन्स कि लॉस हुआ है। तो आपको पता है एलिगेशन में फैक्टर सेम चाहिए। तो आपको बोला है कि A को मैंने 10% लॉस में बेचा है, B को 25% प्रॉफिट में बेचा है, ये A का इंडिविजुअल, ये B का इंडिविजुअल, एंड द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न विल बी 4%। तो अगर ये आपने एलिगेशन में सीखा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो इसको भी प्रॉफिट में दिखाओ। तो लॉस को प्रॉफिट में हमेशा कैसे दिखाया जाता है, माइनस के साथ। तो ये करना जरूरी था, अगर ये नहीं करते तो पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ये प्रॉफिट और ये A का प्रॉफिट भले ही माइनस में है मतलब लॉस है, तो यानी लॉस भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में प्रॉफिट ही दिखा रहे हैं, क्योंकि एलिगेशन सेम फैक्टर पे अप्लाई होता है। तो ये प्रॉफिट है B का, ये ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हुआ A का, जो कि निगेटिव प्रॉफिट यानी कि लॉस। चलो, तो निगेटिव प्रॉफिट हमेशा लॉस होता है, तो लॉस को आप निगेटिव से ही दिखाओ जब एलिगेशन कर रहे हो, अगर बाकी सब प्रॉफिट है तो गाइज ये डिफरेंस कितना हुआ 21, ये डिफरेंस कितना हुआ एलिगेशन, तो दोनों का डिफरेंस डायगोनल अपोजिट कॉर्नर। अगेन डिफरेंस आप कैसे लेते हो, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। तो 4 बड़ा है -10 से, तो 4 -10, बड़ा माइनस छोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 14 बराबर 14 हो गया ये। और ये रेशो क्या हुआ, ये रेशो हो गया आपका 3:2। यानी गाइस कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना है 3x, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना है 2x। यहाँ पे मैं अगर ए की कॉस्ट प्राइस 3x मान लूँ तो बी की कॉस्ट प्राइस 2x हो गई एज पर दिस रेशो। तो मुझे बताओ x कितना मिला 200। क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो बी की कॉस्ट प्राइस आपने कितनी ली थी गाइस 2x। सो देयरफॉर बी की कॉस्ट प्राइस जो 2x थी उसको अब 200 से मल्टीप्लाई करके 400 इज द आंसर। अगर ए की पूछी होती तो 3 × 200 600 आता। चलो 3 नंबर ए बी सी आर सच दैट ए इज 40% लेस देन बी। तो बी से ए को रिलेट किया तो मैं बी को 100 मान लेता हूँ। जब परसेंटेज है अजम्पशन पर 100 में लो, ए उससे 40% कम है, 40% कम यानी 40 से कम कर दो 100 को 60 हुआ, तो ए मिल गया 60। एंड सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। सी कितना है 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। तो सम ऑफ ए एंड बी कितना है गाइज 160, और उसका 40% कितना होगा 64। तो सी मिला 64। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का डिफरेंस कितना है 40, इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। गाइज ये डिफरेंस का परसेंट पूछा है आपको, डिफरेंस बिटवीन ए और बी का परसेंट पूछा है, तो जिसका भी परसेंट पूछा है वो न्यूमरेटर में, और जिसके ऊपर पूछा है ओवर सी। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। तो जिसके ऊपर पूछा है वो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में सी की वैल्यू जो 64 आई है इंटू 100। और अगर आप इसको सॉल्व कर लो गाइज, ये 0 अच्छा ये 8 5 जार 8 8 जार, ये हुआ 12.5, 12.5 इंटू 5 कितना होता है 62.5%। खत्म, सी इज द आंसर। बी मान लिया उससे 40% कम, तो ए आया 60,
दोनों का डिफरेंस आया 40। अच्छा, सी कैसे दिया था, 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, तो दोनों का सम 160, उसका 40% 64। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी का जो डिफरेंस है यानी कि 40, वो कितना परसेंट है सी का। तो जिसका परसेंट पूछा है न्यूमरेटर में, जिसके ऊपर पूछा है डिनोमिनेटर में, इंटू 100, आंसर आ गया। नेक्स्ट गाइज, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। हर 48 सेकंड के बाद ये ट्रैफिक लाइट चेंज होता है, हर दूसरे सिग्नल पे हर 72 सेकंड के बाद, तीसरे सेकंड पे हर 108 सेकंड के बाद। दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, तीनों की तीनों एक साथ में शुरू हुए, चेंज हुए थे 8:20 पर। तो 8:20 पर तीनों की तीनों एक साथ में चेंज हुए थे। सो व्हेन विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो अब वापस वो कितने देर के बाद साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। तो गाइज एक क्वेश्चन प्योर एलसीएम का है, आपको पहले तो एलसीएम निकालना है। तो अब इसके लिए आपको फैक्टराइज कर दो। 48 का फैक्टर क्या होता है, 16 इंटू 3 यानी 2⁴ इंटू 3, 78 8 इंटू 3 यानी 2³ इंटू 3 स्क्वायर, और 108 कितना होता है 12 इंटू 9 मतलब 27 इंटू 4, तो ये हो गया 2² इंटू 3³। और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या लेते हो, वो फैक्टर जो आंखों से एक बार भी दिख रहा है विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। तो गाइज ये बन गया इनका एलसीएम, जो कि हुआ 27 इंटू 8, कितना होता है 243 ना 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 8 सही है ना, सॉरी 16 है, हाँ 16 है, 16 है, 2⁴ ना। 2 दिखा विथ हाईएस्ट पावर, तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है गाइस, ⁴। 3 दिखा विथ हाईएस्ट पावर क्यूब, तो बराबर, तो ये हो गया 112 और ये हो गया 432 सेकंड के बाद, क्योंकि ये सारे किसमें है सेकंड सेकंड सेकंड, बराबर। तो ये हमारा आंसर भी कितना आया सेकंड में। और सेकंड को अगर मुझे मिनट में करना है गाइस, तो ये क्या होता है, ये होता है 7 मिनट। देखो ना 432 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, 432 कैन बी रिटन एज 420 सेकंड प्लस 12 सेकंड, प्लस 12 सेकंड, बराबर। 420 प्लस 12 करके देख लो, 432 ही मिलेगा। बट 420 सेकंड मतलब एग्जैक्ट कितना होता है 7 मिनट एंड 12 सेकंड, खत्म। ये हुआ इनका एलसीएम, यानी हर 7 मिनट 12 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो साइमल्टेनियसली एक साथ में चेंज होंगे। तो अगर वो 8:20 पर चेंज हो चुके थे साइमल्टेनियसली, तो अगली बारी कब होंगे, 8:20 में 7 मिनट जोड़ लो, यानी 8:27 एंड 12 सेकंड। तो 8:27 एंड 12 सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन है बी। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो आपका सिंपल कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हुए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देख लो 4 लोग आपको लेना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women एंड 4 चिल्ड्रन। सिलेक्ट 4 ही करना है। आपको बोला था चांस, चांस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसे केस में बन जाता है m/n। द चांस दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, मतलब इसमें से वो बोल रहा है चिल्ड्रन 2 ही हो, मतलब बचे हुए क्या होना चाहिए गाइस, नॉन चिल्ड्रन। टोटल 4 का हिसाब लेना है, वो बोल रहा है चिल्ड्रन 2 ही हो यानी बचे हुए नॉन चिल्ड्रन। तो यार एन, तो एन को मतलब नहीं है कौन चिल्ड्रन हो कौन नॉन चिल्ड्रन हो, वो 4 लोग कौन होने चाहिए वो सब एम देखता है। एन क्या बोलता है कि भाई टोटल 4 और 3 7 और 2 9 लोग थे, 9 में से 4 लिया, तो एन का मैटर क्लोज। 9C4 सब हमने देखा है क्लास में, 9 8 7 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24, 8 1 जार 8 3 जार 3 1 जार 3 2 जार, तो ये हो गया 7 2 14 9 जार 126, है ना। और एम क्या हो जाएगा इस, एम हो गया आपका जिस पर क्वेश्चन है। हाँ, तो वो 4 लोग बोल रहे हैं 2 चिल्ड्रन होने चाहिए एग्जैक्टली, इसका मतलब 4 का हिसाब देना है, तो बचे हुए 2 नॉन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन 4 है यानी बचे हुए नॉन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन छोड़कर जो भी बचा 5 मेन और वीमेन, वो बच्चे नहीं है ना, यानी वो नॉन चिल्ड्रन 5। तो इसका मतलब 2 मुझे चिल्ड्रन लेना है 4 में से 4C2 एंड यानी इनटू 2 नॉन चिल्ड्रन लेना है 5 में से, यानी कि ये मेन वीमेन में से कोई भी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे सिर्फ 2 चाहिए तो 2 ले लिए। 4 में से 2 और बचे हुए इन 5 में से कोई भी 2 आ जाए, ये आपका एम बना। जिस पर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द चांस फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद जो भी सेंटेंस होता है उस पर एम खेलता है। बाकी एन को मतलब नहीं, एन बोलता है टोटल 9 लोग थे 4 लेना है, खत्म। 126 पॉसिबिलिटी है, उसमें से 2 ही बच्चे आने चाहिए इस 4 में, उसकी पॉसिबिलिटी निकाल लो। 5 का 2 टाइम्स 2, तो गाइज ये हुआ 10, ये हुआ 6, तो ये हो गया 60।
बराबर। तो हो गया, ये बन गया आपका 60, ये बन गया आपका 126। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो गया 10/21 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी। कम ऑन गाइस, आपको बोला है इन 4 years एन अमाउंट ऑफ 6,000 बिकम 8,000। यार 6,000 अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो ये मेरा क्या हुआ, प्रिंसिपल, तो मुझे इतनी अमाउंट देता है। तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा वैसे तो बोला है सिंपल इंटरेस्ट, अगर साइलेंट भी होता तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल इंटरेस्ट का ही होता है। ठीक है, कंपाउंड तभी हो जब मेंशन हो। गाइज अब देखो ना, 6,000 इन्वेस्ट करने पर अगर मुझे 8,000 अमाउंट मिल रहा है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,000। तो देख लो, और वो भी कितने सालों में, 4 सालों में। तो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT/100। 6,000 का 8,000 यानी सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2,000, वो भी कितने प्रिंसिपल पे, 6,000। पीरियड है 4, इससे मैं आर निकाल लूँ। देखो आर कितना आया, 0 0 0 0 कटा। अगेन गाइज 4 ने इसको डिवाइड कर दिया, 500, 1 0 1 0 कटा, तो 50/6 ये मिला आर, है ना। ये आर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है एज इट इज, और 6 जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड हो गया। अगेन इसको मैं 2 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये मिला R%, 25/3। नाउ आगे आपको बोला है इन व्हाट टाइम, यानी टाइम पूछा है, द सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी यही इंटरेस्ट रेट आपको अप्लाई करना है, जो कि कितना आया है 25/3%, विल एन अमाउंट 525 बिकम 700। मतलब वो बोल रहा है कितने टाइम के बाद अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं 525 इन्वेस्ट करूं, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल हुआ, तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। तो गाइज अब मेरा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, फिर से इतने इन्वेस्टमेंट पे ये अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपली आपने देखा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है 700, प्रिंसिपल 525, तो 175 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो 175 इज पी कितना है इस बार, 525, आर 25/3, टी मुझे निकालना है 100। सेम फॉर्मूला, बस इस बार पी और आर अलग, पी और ए अलग थे, तो सिंपल इंटरेस्ट 200 आ गया था 6,000 के प्रिंसिपल पर। पीरियड दे दिया था, उससे आर निकाल लिया। वो बोल रहा है इसी आर पर कितने टाइम में इतना प्रिंसिपल इतना अमाउंट बनेगा। फिर से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया, सिंपल इंटरेस्ट मिला, आप सॉल्व कर लो। टी ने इसको डिवाइड कर लिया 1 2 2 7 5, है ना। ये 175, ये 175 कटा। नाउ गाइज ये 25 1 जार 25 4 जार, और 4 यहाँ जो मल्टी डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो इधर तो बाकी सब कटा, बचा टी। तो टी आया 4 years। खेल खत्म गाइज, एकदम इजी कैलकुलेटिव, वो भी बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। कम ऑन गाइज, सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज ₹1965। सेलिंग प्राइस आपको ग्लास का दे दिया है कितना, 1965। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चलो मैं बोले जा रहा हूँ, हाँ चल रही है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्लास इज ₹1965 एंड लॉस परसेंट इज 25%। तो गाइज मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट के जुगलबंदी से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस। सीखा है ना आपने, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज सम परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, और वो अगर लॉस है तो वो सम परसेंट क्या होता है, 100 - 25, है ना। लॉस के केस में ये सम परसेंट हमेशा बन जाता है 100 - लॉस परसेंट, हमेशा। और प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो गाइज अब देख लो, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1965, 75/100 इंटू, है ना, 75% है तो 75/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देख लो, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 3 ने इसको डिवाइड कर लिया, 3 6 जार 3 5 जार 3 5 जार, तो कॉस्ट प्राइस कितना मिला गाइज, ये 4 से बस 655 को मल्टीप्लाई कर लो, 520, 5 4 जार 22 एंड 2620। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ अगर उसी को मैंने 3013 में बेचा, यानी न्यू सेलिंग प्राइस इज 3013, कॉस्ट प्राइस तो मेरी आ चुकी है क्योंकि सेम ना, उसी आइटम को जिसका कॉस्ट प्राइस 2620 है, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो आइटम मैं 2620 में लाया था, 1965 में बेचा तो घाटा हो गया। अब वो बोल रहा है अगर इसी आइटम को, यानी 2620 वाले आइटम को मैं 3013 में बेचता तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना आता। तो पहले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट आपका आ गया है गाइज कितना, 393, और ये प्रॉफिट कितना परसेंट है ऑफ योर सीपी। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो एग्जैक्ट 15% आपको आंसर आएगा। देख लो ना यार, इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, उसका 10% आपको पता है, एक डिजिट के पहले डेसिमल, और उसी का 5% यानी इसका आधा 131, और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 393 ही मिलेगा, बराबर। तो ये हुआ 10% इसका, एक डिजिट के पहले डेसिमल, और उसी का आधा यानी 5%, 10 एंड 5 15% बराबर मैच हुआ। कम ऑन।
अमित एंड अलोक अटेम्प्टेड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। मुझे बताओ, आपने एक चीज सीखी है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है उसमें सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, यानी सम ऑफ रूट को सी से कोई लेना देना नहीं है, इस कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, यानी उसको इस बी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज समझो, सम ऑफ रूट अगर आपके पास बी और ए सही है ना तो आप हमेशा सही निकालोगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा अगर आपके पास सी और ए सही है तो आप सम एकदम करेक्ट निकालोगे। अगर आपके पास भले ही कांस्टेंट टर्म गलत हो तो आपका सम ऑफ रूट कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बी और ए पे डिपेंडेंट है। भले ही आपके पास एक्स का कोइफिशिएंट गलत हो, उससे प्रोडक्ट ऑफ रूट कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एक्स का कोइफिशिएंट यहाँ लगता ही नहीं है, यहाँ सी और ए लगता है। बस गाइस, तो अगर मान लो मैं दो रूट मान लू अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो ये वन का सम ऑफ रूट, ये वन का प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखो, Amit and Alok attempted to solve a quadratic equation. Now Amit made a mistake writing down the constant term. Guys, Amit ने constant term को लिखने में गलती कर दी, constant term को, और उसके रूट ended up with the root 4 and 3. गाइज मुझे बताओ, उसने अगर कांस्टेंट रूट को लिखने में गलती कर भी दी तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट तो उसका गलत आ जाएगा, क्योंकि उसने कांस्टेंट टर्म ही गलत लिखी है और वो कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड है। लेकिन सम ऑफ रूट कभी भी उसका गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रूट का कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने जो हमें रूट्स दिए हैं उससे मैं सम तो बिल्कुल ले सकता हूँ। सम क्या आ जाएगा? 7 एज पर अमित। प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं अमित के हिसाब से नहीं ले सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म पे, और उसने कांस्टेंट टर्म ही गलत दे दी है। तो उसने जो रूट दिए है उस पर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलाय नहीं रख सकता मैं उस पर, लेकिन सम ऑफ रूट का बिल्कुल मैं उस पर रिलाय कर सकता हूँ। तो उसने जो रूट दी है उसके हिसाब से सम ऑफ रूट आ रहा है 7 बराबर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भले ही गलत होने दो, बी और ए तो सही है, मतलब तो इसका सम ऑफ रूट तो सही आना चाहिए ही। अगेन गाइस, फिर आलोक मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी उसने बी लिखने में गलत कर दी। और अगर उसने बी लिखने में गलत कर दी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बी लगता ही नहीं है। तो उसके हिसाब से जो रूट आया 3 and 2, तो मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए 6। 3 इंटू 2 6, खत्म यार। ऐसे दो रूट जिनका समेशन 7 है और जिनका प्रोडक्ट 6 है, ऐसे दो रूट। क्वेश्चन आपको करेक्ट रूट पूछ रहा है और ये चारों ऑप्शन आपको करेक्ट रूट होने का दावा कर रहे हैं, तो बस उसमें से वही करेक्ट है गाइज जिनके रूट, ये अल्फा और बीटा क्या है? एक्चुअल रूट्स, और ऑप्शन में भी क्या दिया है? एक्चुअल रूट। तो वो कौन सी दो रूट की पेयर है जिनका समेशन 7 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट +6 आ रहा है? देखो बस यही है। आप देखो, इनका समेशन -7 आ रहा है, गलत, और प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है। इनका समेशन देखो, +7 भले ही आ रहा है, +7 भले आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट 12 आ रहा है, हमें 6 चाहिए। इनका प्रोडक्ट 6 जरूर आ रहा है, माइनस इंटू माइनस +6, लेकिन समेशन -7 आ रहा है, ये भी गलत। बस 6 एंड 1 ये दो रूट है गाइस जिनका समेशन वाकई में 7 आ रहा है और जिनका प्रोडक्ट वाकई में 6 आ रहा है। चाहे तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने भी सीखा है ना, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो अगर आप इसको सॉल्व कर लो ना, तो मल्टीप्लीकेशन -7 और एडिशन 6 देने वाले दो रूट कौन से हैं? दो रूट है -6 -1, और ये तो दो फैक्टर, सॉरी, सीखा है ना आपने क्वाड्रेटिक, मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर, यानी कि 6 के बराबर, उल्टा लिख दिया मैंने, और एडिशन जो है वो b के बराबर यानी -7 के बराबर। ऐसे दो फैक्टर है, -6 -1। देखो फैक्टर -6 -1 का समेशन -7 और प्रोडक्ट है 6। ये फैक्टर से हम रूट कैसे निकालते हैं? हम फैक्टर से रूट निकालते हैं -a से, यानी -1 से डिवाइड करके, तो बराबर -1 अपॉन -1 1 आया, 6 and 1। तो बहुत इजी। जिसने कांस्टेंट टर्म लिखने में गड़बड़ करी उससे आप प्रोडक्ट पे तो नहीं निकाल सकते उसके डेटा से, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म लगती है, लेकिन जिसने सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखने में गड़बड़ करी उसके रूट से आप एक्चुअल सम ऑफ रूट निकाल सकते हो। तो उसके हिसाब से सम ऑफ रूट 4 and 3 का समेशन 7 आना चाहिए। और जिसने ये कोएफिशिएंट बी लिखने में गड़बड़ करी उसके रूट से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, 3 इंटू 2 6 आया। तो आपके हिसाब से ऐसे दो रूट है जिनका समेशन 7 है, जिनका प्रोडक्ट 6 है, और यहाँ पे बस यही है बी ऑप्शन, जिनका समेशन 7 रूट और जिसका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। बाकी तीनों में आपने देखा, यहाँ प्रोडक्ट 12 फेल, यहाँ प्रोडक्ट 12 फेल, यहाँ समेशन -7 फेल। और आप अगर इक्वेशन बनाना भी सीखे हो, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये इक्वेशन बना।
और इस इक्वेशन से देख लो दोस्तों, आपने वही घिसी पिटी मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी एडिशन b के बराबर, है ना, तो ऐसे दो फैक्टर और फैक्टर को माइनस a से डिवाइड करो, बराबर वही रूट मिले। कम ऑन। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पार्क, देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड सेम है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल पार्क एंड अ स्क्वायर पार्क इज सेम। वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर पार्क को फेंस क्या करना, फेंस का होता है हमेशा बाउंड्री पे, बाउंड्री पे यानी क्या हुआ ये पेरीमीटर। अगेन स्क्वायर पार्क अगर होता तो उसके बाउंड्री पे यानी पेरीमीटर। और वो बोल रहा है कि दोनों के मतलब अगर मेरा जो पार्क है वो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप का भी हो या स्क्वायर शेप का भी हो, तो भी दोनों को फेंसिंग करने का कॉस्ट सेम है, इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर सेम है। इन शॉर्ट क्वेश्चन बोलना चाहता है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। बाउंड्री जितना हो ना उतने हिसाब से कॉस्ट लगता है, और वो बोल रहा है कि भले यहाँ 3 साइड है या 4 साइड है, डजेंट मैटर, फेंसिंग का होता है बॉर्डर पे, और ये बॉर्डर मतलब ही क्या है गाइस, पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे फेंसिंग हो रही है, और वो अगर बोल रहा है कि कॉस्ट दोनों में, भले ही वो रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर शेप पार्क हो या रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप पार्क हो, स्क्वायर शेप या इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप, तो दोनों का कॉस्ट सेम है। इन शॉर्ट उसने आपको बोल दिया दोनों की पेरीमीटर सेम है, ये आपको जजमेंट लगाना था। नाउ आगे बोल दिया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने आपको दे रखा है 16√3। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और अब देखो ये और ये कटा, तो ए स्क्वायर आपको कितना मिल गया, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 64, तो ए आपको मिल गया 8। और अगर ए आपको 8 मिलाएगा इस, तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, तो पेरीमीटर कितना हो गया 8 + 8 + 8, और वही पेरीमीटर किसकी होंगी, स्क्वायर की, बराबर। साइड अगर आपको 8 मिल गया तो पेरीमीटर हो गई 24, वही पेरीमीटर होगी स्क्वायर की। और पेरीमीटर स्क्वायर की कैसे होती है, 4 इक्वल टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगर पेरीमीटर 24 है तो हर साइड कितनी की होंगी, 6 6 6 6, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होती है। और अगर ये हो गया तो आपको बोला डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर आपका 6 आ चुका है, तो 6√2, 6√2 डी इज द आंसर गाइस। कम ऑन। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस है, उसके दो साइड में यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो टॉप ऑफ द लाइट हाउस का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप देखो पहले शिप से और दूसरे शिप से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू शिप इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। फिर आपको बोला है द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये लेंथ आपको 100 मीटर दे दी है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, बस यार इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। पहले ये लेंथ निकाल लेंगे, फिर ये लेंथ यूजिंग हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला। अब मुझे बताओ ये 30 डिग्री की अपोजिट साइड आपको पता है, एडजेसेंट साइड आपको निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, tan 30 इज इक्वल टू 100। चलो नाम दे देता हूँ, ये हुआ, अच्छा इसको नाम ना देते हुए इस लेंथ को वेरिएबल दे देता हूँ। तो गाइज अगर मैं इस ट्रायंगल में tan 30 यूज करूँ, तो tan 30 इज व्हाट, अपोजिट साइड 100 अपॉन x, तो 1/√3 होता है tan 30, तो x आपको मिल गया गाइज 100√3, है ना, 100√3। और √3 वैसे होता है 1.73, अप्रॉक्स 1.73, तो ये आपको मिल गया 173, x आपको मिल गया है गाइज 173। सेम अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में अब tan यूज करूँ 45, क्योंकि है तो यार लाइट हाउस और रोड ये 90 डिग्री पे होंगे ना, तो बिल्कुल मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूँ। तो tan 45 इज व्हाट, अपोजिट साइड 100 अपॉन y, अब ये तो 1 ही होता है tan 45, तो y आपको मिल गया 100। और क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो एक शिप यहाँ पे एक शिप यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना आया x + y, तो इतना डिस्टेंस x से 173, y आया 100, तो ये टोटल डिस्टेंस आया 273। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए। ठीक है गाइस, चलो अब देखो, ₹11,550 हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच दैट ए गेट्स 4/5 ऑफ बी, ए को मिलेगा 4/5 ऑफ बी, है ना, मतलब ए और बी का रेशो हो गया 4/5, एंड बी गेट्स 2/3 ऑफ सी, तो बी और सी का रेशो हो गया 2/3, बराबर। और गाइज आपको पता है यहाँ पे ऐसे केस में आपको ए बी सी को सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है, आपको टुकड़ों में दिया है, तो ए और बी का रेशो है 4/5 पहले रो में, बी और सी का रेशो दूसरी रो में, और फिर आप क्या करते हो, इनका जो भी कॉमन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कॉपी पेस्ट करते हो जहाँ जगह खाली है। तो फर्स्ट कॉमन कौन है, बी,
दोनों में, राइट। तो 5 यहाँ जगह खाली है, 2 यहाँ जगह खाली है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 15। तो ये बन गया तीनों का कंबाइंड रेशियो। जो टुकड़ों में दिया था उसको आपने एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेकर आए हो। नाउ क्वेश्चन आपको बोल रहा है हाउ मच मोर सी डज सी गेट इन कंपैरिजन टू ए। तो यार मुझे बताओ सी को कितना ज्यादा मिल रहा है ए से। मुझे बताओ, तीनों को मिलाकर क्वेश्चन ने बोला है 11,550, बट मेरे हिसाब से तीनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 33। तो मेरे हिसाब से तीन देखे ना, 33 रुपीज का बंटवारा अगर मैं करूँ तो ए को मिल रहा है 8, बी को 10, सी को 15, तीनों का एडिशन 33। तो 33 मेरे हिसाब से मैं बंटवारा कर रहा हूँ जो क्वेश्चन के हिसाब से 11,550 है। तो उसने बोला है हाउ मच सी गेट मोर देन ए। तो सी को कितना ज्यादा मिल रहा है ए से? 7। सी को ए के कंपैरिजन में देखो 8 और 15, 7 ज्यादा मिल रहा है, जो एक्चुअल में कितना? मेरे हिसाब से तीनों का टोटल है 33। तीनों के पास जो रुपीज आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो 33 है, जो एक्चुअल में 11,550 है। तो मेरे हिसाब से सी को 7 रुपया ज्यादा मिल रहा है, जो एक्चुअल में कितना? बस यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 11,550 इंटू 7/33, ये जो 33 एक्स को मल्टीप्लाई कर लेगा इधर डिवाइड कर लेगा। सो 33 ये आया 3,000, 33 फिर कितना आ जाएगा 5,000। तो एक्स इज इक्वल टू 350 इंटू 7, 2450। ऑप्शन डी। बड़ा आसान इजी रेशो बेस्ड क्वेश्चन था। कहीं भी डाउट एक बार वापस रिकॉर्डिंग देख लेना, हो सकता है यही लेवल यही क्वेश्चंस आपको रोहतक के एग्जाम में भी काम आ जाए। तो गाइस देखो ये दिया है आपको, इज डिविजिबल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक एक्सप्रेशन दे दिया और बोला है बताओ ये किससे डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले 2 raised to 122 एज इट इज। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 8 को मैं, सबको मैं समझ रहा है ना 2 के फॉर्म में कर रहा हूँ, 8 को 2 क्यूब, 4 को फिर से 2 स्क्वायर एंड गाइज ये 130। तो ये देखो सब हो गया 122, ये हो गया 124, ये हो गया 126, ये हो गया 128 बराबर, ये 64 है, सॉरी ये 64 है बराबर, 122, 62, 42, ये 64 है। हाँ तो ये बराबर 2 raised to 128 होगा और ये 130। अब देख लो यार, अगर मैं 2 raised to 122 कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ क्या बचा 1, है ना, ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 raised to 4, यहाँ बचेगा 2 raised to 6, यहाँ बचेगा 2 raised to 8। क्योंकि 1 raised to 222 बाहर, 2 raised to बाहर ले रहा हूँ, तो 130 पावर में से 122 यहाँ गई बची 8, यहाँ पर भी 128 में से 122 यहाँ गई बची 6, 126 में से 122 यहाँ गई बची 4, 124 में से 122 यहाँ गई बची 2, और ये तो पूरा गया बचा 1। बस अब इसको सॉल्व कर लो यार। ये हो गया 1, 4, 16, 64 एंड 256। अब इसका एडिशन अगर आप देखो तो वो आ जाएगा, ये कितना हो गया 320, 340, 341। और अब देखो इस एक्सप्रेशन का ये रहा सिंप्लीफाइड, इतने बड़े एक्सप्रेशन का ये रहा सिंप्लीफाइड वर्जन। और अब आप ऑप्शन देख के बता दो किससे डिवाइड हो रहा है। यार 11 से डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है ना। 2 raised to 122 कुछ भी हो इंटू 341 है, ना रहेगा बाज ना बजेगी वासरी। 11 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर ही कैंसिल हो गया, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो यस गाइज ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। 11 इसको डिवाइड कर लेगा, जो भी आया वो आपका फाइनल क्वोशंट मल्टीप्लीकेशन। चलो गाइज, अब आपको यार मैच द पेयर ऐसी चीजें हमने देखी है, और ये तो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है, और इसमें सब नहीं करना पड़ता है। एक करो उससे ऑप्शन एलिमिनेट करो, फिर जिनमें टाई हुआ अगर हुआ है, कभी कभी नहीं डायरेक्ट एक ही में आपका काम बन जाता है, कभी कभी अगर टाई हुआ भी है तो उनमें भी बस वो करो जो अलग अलग है। मान लो ये सी और इसमें टाई हो गया, मान लो सी और डी में, ठीक है। अब ये भी बी बोल रहा है 4 और ये भी बोल रहा है बी 4, तो क्यों आप अननेसेसरी कर रहे हो? ये दो है ऑलरेडी, अगर आप कैंसिल कर चुके हो, इन दोनों में टाई हुआ है, तो बी को करके फायदा ही नहीं है, दोनों सेम ही पेज पर है। वो करो जो अलग है, तो सी करो या तो डी करो। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो सबसे पहले 60% ऑफ 264 अगर मैं करूँ ना गाइस, तो ये मैच कर रहा है 15% ऑफ 1056 से। लॉजिकल ही देख लो, 60% ऑफ 264 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15% इंटू 4 इंटू 264। अगेन 15 इंटू 4 तो 60 होगा ना, बराबर। अपॉन 100, आप अपॉन 100% मतलब क्या होता है अपॉन 100, सिंपल राइट। ये क्या हो जाता है 60/100 इंटू 264। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 15 इंटू 4/100 इंटू 264। तो देख लो गाइज 15/100 मतलब क्या 15%, और 4 इंटू 264 अगर आप कर लो तो एग्जैक्ट आपको क्या मिल रहा है 1056।
तो मुझे बताओ यार, 60% ऑफ 256 264, 60% ऑफ 264 फाइनली देखो इस तरह से लिखा, फिर इसको 15 इंटू 4 दोनों को मल्टीप्लाई 50/100 यानी 15% ऑफ 1056 यानी किससे मैच हुआ? सी से। तो अगर ए सी से मैच हो रहा है तो ऑप्शन ए और बी तो गया, बस इन दोनों में टाई हुआ है। तो अब उसमें दोनों B4 बोल रहे तो उसको चेक ही मत करो, अब एक तो सी चेक करो या तो डी चेक कर लो, सी चेक कर लो या तो डी चेक कर लो। तो गाइज अगर आप डी चेक करो, क्योंकि देखो सी में थोड़ा डेसिमल है, डी बोल रहा है 550% ऑफ 250, तो 550 ये आपने ए चेक किया था जो किससे मैच हुआ? 3 से। अब आप चेक कर रहे हो डी, है ना, अब आप डी चेक कर रहे हो। बी करके फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, ए 3 से मैच हुआ और बी में यहाँ दोनों सेम ही बोल रहे, तो छोड़ दो। सी या डी करना था, मैं डी कर रहा हूँ। 550% ऑफ कितना? 250। अब ये किससे मैच होगा ये आपको देखना है। एक जगह बोला जा रहा है 2, एक जगह बोला जा रहा है 1। अब यार मुझे बताओ, ये 2 तो हो ही नहीं सकता। 50% यानी इसका आधा, जो कि मान लो 400 के लगभग आएगा, 410 के लगभग, और 250 का 550% मतलब गाइस 5 गुना से भी ज्यादा। 550% यानी 5 गुना से भी ज्यादा। तो यार ये तो 1000 के ऊपर जाएगा। ये 400 समथिंग आ रहा है, ये 1000 समथिंग आ रहा है, यार ये बनेगा ही नहीं। ये देखो ये जाएगा बराबर, ये 600 10% आपको पता है 687.5 होगा, तो 20% 1000 के ऊपर जा रहा है। तो ये आंखों ही पूरी एग्जैक्ट वैल्यू किसको नहीं, यहाँ कहाँ हमने निकाली वैल्यू? नहीं निकाली ना, बस सिंप्लीफाई किया, नंबर्स के साथ खेला। तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। 60 को मैंने इस तरह से तोड़ा और ये बिल्कुल इस तरह से मैच हो रहा है। जहां मुझे 15 दिखा मैंने कोशिश करी जोड़ने की, जुड़ गया, है ना, क्योंकि ए के साथ 2 और ए के साथ 3 बोला था। तो ए के साथ 2 तो मैच वैसे हो ही नहीं रहा है यार, ये तो मैच हो ही नहीं रहा है। तो मैंने 3 ट्राई किया तो 3 मैच हो गया। तो उससे मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल फिर बचे इसमें। और डी में भी आप देख लो, ये आ रहा है 250 के 550% यानी 5 टाइम से ज़्यादा, और ये इसका 50% यानी आधा जो 400 आता है, और ये 1000 के ऊपर जा रहा है। तो ये 2 मैच ही नहीं कर रहा है, 1 ही मैच कर रहा है, क्योंकि ये भी 20% इतने 4 डिजिट नंबर का बढ़ा ही जाएगा 1000 के ऊपर। सो डी इज द राइट आंसर गाइस, खत्म। तो इस लॉजिक से सी भी कैंसिल हुआ, बराबर। ए ट्राई किया, ये 2 ऑप्शन कैंसिल, फिर डी ट्राई किया, ये सी ऑप्शन कैंसिल। तो बाय डिफॉल्ट ए और डी ने डी पे मोहर लगा दी है। तो अब आंखें बंद करके उस पर टिक करो, आगे और देखने की जरूरत नहीं है। कम ऑन गाइस, आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बहुत बढ़िया। अब देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं। 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू वाई, 6 रेस टू-z। जब कुछ नहीं पता तो इसको के मान लो, राइट। तो ये कितना हो गया, है ना, ये तीनों को आपने के माना, मतलब 2 रेस टू एक्स के है, 3 रेस टू वाई भी के है, और 6 रेस टू-z भी के है। मतलब आप बोलना चाहते हो 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1/x। ये तो सीखा है ना, a रेस टू m अगर b है तो पावर को हम LHS टू RHS शिफ्ट कर सकते हैं, बस पावर का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो इधर m था, उधर जाके 1/m हो गया। सेम इधर x था, उधर जाके 1/x हुआ। p क्या बन गया? k रेस टू 1/y। एंड 6 क्या बन गया? k रेस टू-1/z। माइनस है तो माइनस भी शिफ्ट करो। तो बस यार इसको, ये तीनों इक्वल है, क्वेश्चन ने बोला था, मैंने के मान लिया। अब ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, और बस पावर को शिफ्ट कर दिया। तो k रेस टू 1/x 2 की वैल्यू, k रेस टू 1/y 3 की, और k रेस टू-1/z 6 की। और गाइज अब मुझे बताओ 2, 3 और 6 में क्या रिलेशन बनता है? 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है और 6 की वैल्यू है। तो 2 इंटू 3 इज 6, तो 2 है k रेस टू 1/x। आप देखो ना, तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉमन वेरिएबल के आ चुका है। तो 2 के जगह के की वैल्यू, 3 के जगह भी उसके के फॉर्म वाली वैल्यू, और ये भी के फॉर्म वाली वैल्यू हो गया गाइस। अब एक्सपोनेंट दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, है ना। और यहाँ पर भी, और दोनों में आप देख रहे हो अगर इक्वालिटी है, पावर सेम है, तो आप दोनों के पावर्स को इक्वेट कर सकते हो, है ना। इक्वालिटी और अगर बेस सेम है तो, ये हमने सीखा है, जब भी इक्वालिटी बेस सेम है तो दोनों में बेस सेम है, के इक्वालिटी, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z, और -1/z उधर है, इधर आके +1/z बन जाएगा। ये 0 मिला, और क्वेश्चन ने यही तो बोला था, क्वेश्चन ने यही बोला था। तो ऑप्शन ए ने, यानी सेंटेंस ए बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0 मिल रहा है। चलो गाइस बी देखो, बी देखो, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेस टू 5 0.16, 3 स्क्वायर 0.1 इज 0.3, ठीक है। तो ये हो गया 3.8
5 इंटू 0.16 कितना 0.8, ये 0.2। अरे यार ये तो आंखों ही आंखों कैंसिल हो रहा है। ये क्या बना, अगेन गाइज ये मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है। तो आप मुझे बता दो, अगेन सेम, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 3 बेस दोनों जगह सेम है 3 तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 0.8 प्लस 0.21। यार 3 एंड 0.3 क्या सेम होता है क्या? RHS ठीक से देखो 0.3 है, RHS 3 नहीं है 0.3 है, तो 3 और 0.3 कभी भी सेम होता है नहीं, तो बी तो पूरी तरह कैंसिल। तो वो ऑप्शन हटा दो जो बी को बोल रहा है, देखो बी बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी बोल रहा है कैंसिल, डी इज द आंसर, खत्म। मतलब सी देखने की भी जरूरत नहीं। अरे ऑप्शन होते हैं आपके फेवर में, आप जो बोलते हो ना बाहर आकर लेंदी था, ये इसीलिए लेंदी था क्योंकि अननेसेसरी जो हमने पीछे 1-2 क्वेश्चन देखे जहां हमारे लॉजिक से सॉल्व हो रहे, आपने अननेसेसरी ट्रेडिशनल मेथड ली होगी। हमने ये क्वेश्चन देखा, इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा जहां सब नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा कैलकुलेशन नहीं, बस ऊपर ऊपर आंखों से आंखों ही आंखों में, अखियों से, तो उसमें आप टाइम बचा सकते हो। यहां पर भी अननेसेसरी सी को निकालते बैठते तो टाइम वेस्ट होता ना, टाइम वेस्ट होता, क्योंकि आपको ए पूरी तरह सेटिस्फाई हुआ, बी पूरी तरह कैंसिल हुआ, और तीनों ऑप्शन में बी का सही होने का दावा किया है, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल। बस ये है कि ऑप्शन जहां बी को सही नहीं बताया गया है, तो बिंदा सब सी को बिना ट्राई, बचा ही नहीं ना कोई गुंजाइश अब टिक करने की, क्योंकि इन तीनों पे तो मैं कभी टिक नहीं कर सकता हूँ जो बी को करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि बी पूरी तरह रॉन्ग हुआ है। तो एक ही पॉसिबिलिटी, बिंदास करो, यही आंसर है। और आप अपने प्रैक्टिस के लिए फ्री टाइम में ये करना चाहो तो बिंदास करना, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, लेकिन फ्री टाइम में ये चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी होती है, एग्जाम में क्विक फास्ट, कम ऑन। ए कार ओनर बाइज पेट्रोल एट द रेट ऑफ 17 रुपीज, 19 रुपीज एंड 20 रुपीज पर लीटर। तो यार यहाँ पे पर लीटर का रेट दे दिया है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 3 अलग अलग साल ये इस रेट से पेट्रोल परचेस करता था। पर लीटर का रेट दिया है 17 पहले साल, 19 सेकंड ईयर एंड 20 थर्ड ईयर। कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर। गाइज आपको एवरेज बोला है, वो भी आएगा कॉस्ट पर लीटर का। यार एवरेज बोला है, वो भी कॉस्ट पर लीटर, क्वेश्चन ने ही फॉर्मूला बना दिया है, यानी टोटल कॉस्ट न्यूमरेटर में आएगा और टोटल लीटर जो है क्वांटिटी वो डिनोमिनेटर में आएगी। अब मुझे बताओ, उसने आगे बोल दिया है कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर लीटर इफ ही स्पेंड 6460 पर ईयर फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब उसका जो कॉस्ट है ना गाइस, कॉस्ट जो है वो तीनों साल का सेम है, कंज्यूम उसका 6460 है, कितना भी पेट्रोल महंगा सस्ता हो वो पेट्रोल में इतना ही रुपीस इन्वेस्ट किया है तीनों साल, तीनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, यानी इससे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गया 6460 इंटू 3, समझ गया ना, इंटू 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 6460 प्लस 6460 प्लस 6460 3 बार ऐड करो या इंटू 3 करो एक ही बात है। बट डिनोमिनेटर में एवरेज क्या बोला आपको, कॉस्ट पर लीटर, डिनोमिनेटर में लीटर यानी क्वांटिटी आनी चाहिए। तो मुझे बताओ यार ये क्वांटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ लीटर, ये आप कैसे निकालोगे? अरे सिंपल है भाई, मुझे पता है कि मैंने हर साल कितना पेट्रोल में खर्चा किया है और किस रेट से किया है, वो रेट भी मुझे दे रखा है। अरे सिंपल है, मुझे बताओ अगर मैं 200 रुपये खर्चा कर रहा हूँ और रेट चल रहा है 20, इसका मतलब मैंने 10 लीटर डाला ना, 200 रुपया मैंने टोटल खर्चा किया और किस रेट से, 20 के रेट से, 20 रुपीज पर लीटर, ये रेट ही तो दिया है ना पर लीटर का। तो मान लो जस्ट कि 200 अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ टोटल 20 रुपए के रेट से, मतलब मैंने 10 लीटर डाला है ना। अगर मैं 500 खर्चा कर रहा हूँ 25 के रेट से, मतलब मैंने 20 लीटर डाला, 500 मैंने दिया उसको और रेट उस दिन पेट्रोल का क्या था 25 रुपया पर लीटर, यानी मैंने 20 लीटर डाला। तो सेम आपके पास तीनों साल का रेट दिया गया है ₹17, ₹19 एंड ₹20, तीनों साल का रेट दिया गया है और टोटल कितना पैसा आपने पेट्रोल में डाला है वो तक दिया गया है। तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, यस। तो क्वांटिटी निकाल लो, 6460 डिवाइड बाय 17 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा इस, ये आ जाएगा 17 3 जार 17 8 जार 380 लीटर। ठीक है, अगेन यहाँ पर 6460 डिवाइड बाय 19, सो 19 3 जार एंड 19 कितना, ये आ गया 4 जार 340, बराबर है ना, बिल्कुल सही है। एंड दोस्तों ये आ गया क्वांटिटी 6460 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 घटा 323 लीटर हो गया यार, 323 लीटर। तो मुझे बताओ यार, आपको बोला है फाइंड एवरेज कॉस्ट पर लीटर, यानी ऊपर आना चाहिए टोटल, वो भी तीनों साल का मिलाकर, तो तीनों साल का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, हर साल 6460, तो 6460 इंटू 3 एंड लीटर, यानी डिनोमिनेटर में क्या आनी चाहिए क्वांटिटी जो कि लीटर में है।
तो अगर मैं एक साल में 6460 खर्चा कर रहा हूँ 17 के रेट से, यानी कितना क्वांटिटी आया 380। दूसरे साल में 6460 19 के रेट से 340, एंड तीसरे साल में 6460 20 के रेट से 323। खत्म गाइस। तो टोटल क्वांटिटी को ऐड कर लो, 380 प्लस 340 प्लस 330 323। और अब आप इसको सॉल्व करके आप जब निकालोगे तब आपका आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा 18.58 से। ठीक है, आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, जो भी एडिशन आएगा 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, जिससे भी डिवाइड हो रहा है करो, और फाइनली मोटा मोटी आप जब क्लोज ऑप्शन पे पहुंचोगे तो उस पर टिक कर देना होता है। पूरा नहीं भी कैलकुलेट किया तो चलेगा, बट फिर भी एक बार तसल्ली कर लेते हैं कि आंसर आपका यही आया है। तो 680 प्लस 340 380 प्लस 340 प्लस 323। तो यस गाइज 18.58 समथिंग समथिंग, तो यस बी इज द राइट आंसर। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आपके कॉन्ट सेक्शन का। अ सॉलिड ब्रास स्पीयर ऑफ 21 रेडियस कन्वर्टेड इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको पता है जब भी एक 3D ज्योमेट्री दूसरे ज्योमेट्री में कन्वर्ट होती है तो वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ आपको बोल दिया गया स्पीयर का रेडियस 21 है, बहुत बढ़िया। कन्वर्टेड इनटू राइट सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ 28, और इसमें लेंथ यानी हाइट होता है जो कि 28 दे दिया है, तो इसकी रेडियस अननोन है। तो यार चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आर नहीं पता, एच है 28, एच कितना है 28। अब देख लो यार इसका आर निकल जाएगा, पहले तो क्या कर लो, पाई से पाई कटा, 3 1 जार 3 7 जार। अब मुझे बताओ 7 इंटू 4 कितना होता है, 28 से ये 28 कटा, बचा क्या 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कटा, आर मिल गया 21। पूरा कैलकुलेशन जब करते हो ना तब आपको लगता है लेंदी है भाई। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन करने थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके कट ऑफ के लिए, सेफ स्कोर के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उतना कर लो तो इनफ भी था, बराबर इनफ भी था, और उतना करने जैसे वो क्वेश्चंस थे। आपने देखे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इजीली हो गए। ठीक है, तो बस एक तो गलत सिलेक्शन में अगर फंस गए या गलत तरीकों में फंस गए, सॉल्व करने के गलत तरीकों में, ट्रेडिशनल वे पूरा कैलकुलेट करे जा रहे हो तो लेंदी लगा होगा। अदरवाइज पेपर डुएबल था, हल्का फुल्का कुछ कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पे 2 क्वेश्चन आ गया इस बार। देन थोड़े बहुत वो जो रूट वाले क्वेश्चन थे जहाँ अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये 3xyz होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, हमने एक वो क्वेश्चन देखा ना, वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थे जिप मैट के लेवल के हिसाब से, मैं मानता हूँ, है ना, बट ऐसे क्वेश्चन छोड़ने थे ना, फिर जिसने पकड़ लिए हो गए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने थे। तो अगेन वो क्वेश्चन जो आपके सेफ स्कोर में हेल्प करते हैं, विद इन द टाइम होने जैसे थे, वैसे काफ़ी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी उसी में से एक है। बस पूरा सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाते तो गए। वहीं पे आपने देख लिया आर स्क्वायर या 21 का स्क्वायर है तो आर मिल गया 21। आगे बोल दिया फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉड टू स्पीयर। रॉड टू स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया बोला है, रॉड क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, बराबर। हमने रॉड को राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, तो पहले आपको टोटल सरफेस एरिया किसका लेना है, रॉड का, मतलब सिलेंडर का, एंड फिर टोटल सरफेस एरिया लेना है पियर का। आपको इसी का रेशो पूछा है। मुझे बताया यार इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच सिलेंडर का, और इसका तो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कटा अगेन, अब ये ऊपर सिलेंडर है तो सिलेंडर की ही रेडियस डालना, यहाँ आर आर कैंसिल मत करना, क्योंकि ऊपर पूरा सिलेंडर का डायमेंशन है, तो इसकी रेडियस आ चुकी है 21, हाइट आपको 28 दी है, इसकी रेडियस भी 21 है, कोइंसिडेंटली अब ये सेम हो गया है ना, कोइंसिडेंटली ये सेम हो गया, तो अब आप कैंसिल कर सकते हो। बट एग्जाम में ये चीज़ें देखना होता है कि मान लो ये 27 दी होती है, ये 21, और आप बस आर आर देख के कैंसिल कर रहे हो, तो देखो भाई ये आर सिलेंडर का, ये आर स्पीयर का है, वो सेम आ गया, कैंसिल हो गया, ये कोइंसिडेंस। अदरवाइज आपको देखना होता है। चलो आर कितना है यहाँ पे सिलेंडर का 21, और ये हो गया 21 प्लस 28, आर प्लस एच ब्रैकेट में, अगेन 4, आर है 21, स्पीयर का भी आर 21 है, तो एक 21 से एक 21 गया, 2 1 जार 2 2 जार, तो ऊपर बचा 49, और नीचे क्या बचा गाइस 2 इंटू 21 42। अगेन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 7 7 जार 7 6 जार, तो 7:6 इज द आंसर गाइस, ऑप्शन बी। खेल खत्म। दिस इज ऑल अबाउट द जिपमैट कॉन्ट 2025 सॉल्यूशन।
आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, कहीं भी डाउट है तो पूछो। ये लेवल आप कर लो, शायद रोहतक में भी काम आ जाए। और देख लो कहाँ गलत थे, कौन से क्वेश्चन में अननेसेसरी अटक गए, क्या वाकई में अभी भी आपको लग रहा है कि पेपर टफ था, लेंदी था। कुछ क्वेश्चन थे वो हर बार होते हैं, बट वो छोड़ना होता है। ठीक है, यही चीज अब आप देखना आईपी मैट रोहतक में, वो गलती मत करना, सिलेक्शन सही करना। एंड सेम फॉर इंदौर। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर।